अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मेरा और आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। मंडे टू सैटरडे हम ये शो करते हैं और हम आपके साथ रोजाना होते हैं, टॉप स्टोरीज के साथ होते हैं, कुछ अच्छी बातों के साथ होते हैं, इन्फॉर्मेशन के साथ होते हैं। तो सबसे पहले आज हम देख रहे हैं कि एक बड़ा अहम दिन है और हम जो बेनज़ीर भुट्टो हैं, बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी जो बरसी है वो आज मनाई जा रही, 16वीं बरसी है जो कि मनाई जा रही है। और लाड़काना में इस हवाले से हम देख रहे होते हैं कि खुसूसी एहतमाम किया जाता है, लोग जाते हैं बड़ी तादाद में, कारकुनान और उनके चाहने वाले, उनके फैमिली मेम्बर्स, और वहाँ पर जाकर जो है वो दुआ खानी का सिलसिला भी होता है। आम तातील भी है आज कराची में और सिंध में, और छुट्टी का ऐलान कल कर दिया गया था। तो आज हमें देखने में आया कि सड़कों वगैरह पर काफ़ी रश भी नहीं था क्योंकि आम तातील थी। इसके अलावा अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात की जाए तो आप जो है वो पहली खातून वज़ीर आज़म बनी और एज अ लीडर जब ख़वातीन की नुमाइंदगी आपने की और आप जब वज़ीर आज़म बनी तो काफ़ी ज़्यादा आपने मकबूलियत हासिल किया। और साथ साथ ये भी था कि एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होने की वजह से, अपने पढ़े लिखे होने की वजह से, एक सेंसिबिलिटी होने की वजह से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मकबूल थी। पाकिस्तान को जहाँ जहाँ रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। डिप्लोमेसी में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपके दौर में हमने देखा कि जो है वो बेहतरी के मामला नज़र आए। तो बेनज़ीर साहिबा की बात की जाए तो आप यकीनी तौर पर अवामी लीडर थी और ख़ास तौर पे जो अपने कारकुनान हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपका इंटरेक्शन रहता था। अपने कारकुनान को जब भी मैंने शो किया, उनसे मुलाकात हुई, पुराने कारकुनान से भी, लोगों से भी, तो उनके बारे में लोगों ने हमेशा मुझे बताया कि वो अपने कारकुनान को, जो करीबी कारकुनान थे, जो एक्टिव लोग उनकी पार्टी में रहे, हमेशा उनको बहुत करीब से जानती थी, उनको नामों से जानती थी, उनको नामों से पुकारती थी। जब ये वाक़या भी पेश आया था, जब वो आई थी और उसमें जब अटैक किया गया था बेनज़ीर साहिबा की गाड़ी के ऊपर, तो कुछ कारकुनान जो बहुत करीब थे वो ज़ख्मी हुए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आप भी सब कॉन्शियस में थी और जो है वो बेहोश हो गए। उसके बाद जब आपको होश आया तो सबसे पहले उस तकलीफ़ के बावजूद बेनज़ीर साहिबा ने अपने उन कारकुनान का नाम लेकर पूछा कि वो कहाँ पर हैं, कौन से अस्पताल में, उनकी तबीयतें कैसी, उनका हाल अहवाल जाना। और उसके बाद वो जाकर उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनको देखा, तब जो है ना उन्होंने कहा कि हाँ मैं अब बेहतर फील कर रही हूँ कि मुझे इनकी ज़्यादा फ़िक्र थी कि कैसे। तो ये एक इंटरेक्शन था अपने लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, जो अब हमें लगता है कि जो एक लीडर है उसके अंदर ये क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जब भी देखते हैं तो लोगों की भी यही एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारा जो इंटरेक्शन है या एक डायरेक्ट लिंक नहीं हो पाता हमारे लीडरान के साथ, तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कायम करके रखा था। तो बहरहाल हम इस हवाले से आपको अपडेट भी देंगे, खालिद मुग़ैरी जब हमारे साथ होंगे। उसके अलावा आज हमारे पास और भी कुछ खबरें हैं, वो शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड जो मकबूल साहब हैं वो खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। कराची से के मसाइल से मुताल्लिक़ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों पर इजलास हो रहे हैं। कल भी हमने देखा कि ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हुआ था और कराची के हालात पर और कराची के जो मसाइल हैं उस पर बात हुई। तो उन्होंने कहा कि ये जो KDA की इमारत है कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसके वॉशरूम्स तबाहाली का शिकार हैं और KDA अगर अपनी ही इमारत नहीं संभाल सकता तो बाकी शहर में, बाकी जगहों पर तरक्याती काम क्या करेगा। 10 रोज़ के अंदर उन्होंने इमारत को ठीक करने का टास्क दे दिया और ये कहा है कि ये जो सड़क बन गई है इसको भी ठीक रखा जाए और मेंटेनेंस का काम जो है सो जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। एक और बहुत अहम चीज़ कल के इजलास में हमने देखी कि जो हर आम बंदा, मैंने उसको देखते हुए सुना है, मैं खुद भी हमेशा ये सोचती हूँ कि कराची का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम ये देख रहे होते हैं कि जब सड़कें बन जाती हैं उसके बाद हमारे यहाँ याद आता है कि जिसमें वाटर लाइन नहीं डाली गई, गैस पाइप लाइन नहीं डाली गई, बिजली के तारों का इशू है, तो वो सड़क खोद दी जाती है। तो बनते ही उन्होंने कहा कि भाई ये कौन इजाज़त देता है कि आप सड़क खोद दें और उसके बाद लाइंस डालने का सिलसिला शुरू कर दिया जाए, इन मसाइल का हल निकाला जाए और इन चीज़ों को रोका जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर भी बात होगी। उसके अलावा प्लांटेशन ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी कुछ इजलास में बातें हुई हैं, आपको आगे जाकर बताएंगे। उसके अलावा व्हीकल्स की तरफ से जो पॉल्यूशन हो जाता है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से IG ट्रैफिक इकबाल दारा ने हिदायत की है कि ये ऑपरेशन जारी किया जाए कि धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया जाएगा और जो टीम्स हैं शहर भर में वो मुतहरिक नज़र आएंगी। इसके अलावा फायर इंश्योरेंस सेल जो है हम देख रहे हैं कि वो उन्होंने जो मुख्तलिफ अभी आग लगने के तवातुर से वाक़यात हो रहे हैं उस पर भी तशवीश का इज़हार किया गया। उसके अलावा एक और चीज़ ये कि ये सेल बनाया गया है ताकि जहाँ पर भी आग लगने का वाक़या हो या जो मुतासिरीन हो, कुछ नंबर्स शेयर किए गए हैं, थोड़ी देर में आपको बताएंगे, वहाँ पर कॉल करके आपसे जो है वो अपनी जो कंप्लेन है वो लॉन्च कर सकते हैं।
तो आम इंतखाबात की भी बात होगी कि क्या क्या हो रहा है और MQM के लिए कौन सा चैलेंज होने जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर कल हमने ये भी देखी कि स्टॉक एक्सचेंज में कल जो है वो खासी मंदी हमें नजर आई और जो 100 इंडेक्स है वो तकरीबन 59,000 की सतह जो है वो बरकरार ना रख सका, जिसकी वजह से कल सुबह से ही मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई थी और जब शाम में क्लोज हुई तो हालात ज़्यादा वर्सन हो गए। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं उन्हें शो में। महराज अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर, क्राइम डेस्क हेड, वेलकम टू द शो। और साथ साथ अयाज राना साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर, वेलकम टू द शो अयाज। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज का, जैसे मैंने जिक्र किया स्टॉक एक्सचेंज कल जो है ना सुबह से अशरफ भाई भी हमारे साथ मौजूद थे, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रैश हो रही थी मार्केट और लो थी। तो ये क्या वजह है इसकी और क्या फैक्टर्स हैं? आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं जहां चीज़ों को सस्टेन होना चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए, उसमें और हमें डाउनफॉल नज़र आ रहा है अभी। तो देखें काफ़ी दिन से जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर एक प्रेशर कायम है, हम अपडेट देते रहते हैं, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी वजह बनी थी जब मार्केट ने ऊपर की तरफ उड़ान भरी तो उसके साथ ना सब कहते हैं ना कि लोग चढ़ना शुरू हो गए। ये पॉलिसी या तो चेंज होनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट जो है ना बुरा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उधार पे शेयर लिए, आपके पास 1 महीने का टाइम है, उस मंथ एंड से पहले आप या तो बेच दें या उसकी पेमेंट कर दें। सही, तो यानी आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हुआ ये कि जब मार्केट तेज़ चल रही तो सबने कहा बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, तो काफ़ी लोगों ने जो है वो जो लोकल इन्वेस्टर था उसने उधार पे शेयर उठाए। और अब क्योंकि जब इंटरनेशनली छुट्टियां हो चुकी हैं, कोई ऐसी इंस्टीट्यूशंस की बाइंग नहीं है, चाहे इदारे हों क्योंकि वो अब क्लोजिंग पे जा रहे हैं, ईयर एंड है, उनकी तरफ से सारी जगहों से जो इस वक्त इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं वो अभी बाइंग नहीं कर रहे। तो उसकी वजह एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। इंटरनेशनली कोई भी बायर इस वक्त मौजूद नहीं है, वो भी एक इम्पैक्ट है। तो इस वक्त सेलिंग प्रेशर है जिसकी वजह से जो उधार पे लोग ले रहे थे वो रोल ओवर पे नहीं जा रहे, वो बेच के बर्डन अपना खाली करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट पे पिछले 1 वीक से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर दिख रहा था, जो कल उससे ज़्यादा, क्योंकि अब आगे 2 दिन रह गए मार्केट ने ख़त्म होना है, यानी साल चेंज हो जाएगा। तो मार्केट के ऊपर जो बर्डन आ रहा है वो आज भी प्रेशर दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए बन गई है जो उस वक्त पिछले तेज़ी के अंदर नहीं ले सके या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। दोबारा मार्केट के अंदर एक गुंजाइश बन गई है क्योंकि फंडामेंटली उसके अंदर कोई ऐसी खबर नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नीचे आई हो। मार्केट पे सिर्फ एक ही प्रेशर है, वो सेलिंग प्रेशर है, वो भी रोल ओवर का प्रेशर है। और जिन लोगों ने इसको कहते हैं करेक्शन हुई या जिन लोगों ने इसको कहते हैं कि बदले के शेयर्स, ये बदले के शेयर्स थे और इसका जो लोग प्रॉफिट मार्जिन था वो 30% तक चला गया था। हालांकि बैंक आपको 22% का इस वक्त इंटरेस्ट रेट है, लेकिन 30% की प्रॉफिट के ऊपर जो है ये बदले के शेयर्स लिए गए, जिसका ये प्रेशर अब नज़र आ रहा है मार्केट के ऊपर। लेकिन अभी भी जो माहिरीन है वो यही कह रहे हैं कि मार्केट में ऐसी कोई खबर नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपका पॉलिटिकली कोई अनसर्टनिटी हुई तो वो थोड़ी सी इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन मार्केट में अभी भी गुंजाइश है। जो माहिरीन कह रहे हैं कि 70 और 75 हज़ार पे जानी है, लेकिन उसके लिए वक्त क्या होगा कि साल बदलेगा, फैब में जब लोगों के कंपनीज़ के रिजल्ट आने शुरू होंगे, क्योंकि वो बहुत बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक 22% पे शरह सूद बरकरार है। तो बैंकिंग सेक्टर से उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगी। अगले बाकी जो आपके ब्लू चिप्स हैं वो भी अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर खड़े हुए हैं, क्योंकि जहाँ ऑयल एंड गैस की बातें करें या आप कोई भी एक्सप्लोजन की गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो उनकी जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स बहुत अच्छे हैं। अभी भी चांस है जिनके लिए कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको एक चांस और मिला है, लेकिन उसके लिए 2-3 माह आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये हम आपको, क्योंकि मार्केट है, प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। ये है कि अयाज की तरफ से आप लोगों को ना सिर्फ अपडेट मिल गई है बल्कि काफ़ी ज़्यादा टिप्स भी मिल गई, क्योंकि अयाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो वो काफ़ी जिन लोगों को इसकी नो हाउ है वो समझ सकते हैं कि अभी इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है। मैं और महराज भाई तो इस बारे में ब्लैंक है। आप समझते हैं महराज भाई स्टॉक के मामला? मुझे तो नहीं समझ आते, बहुत मुश्किल लगते हैं ये, बहुत मुश्किल है, करना भी वो डिफिकल्ट है। बहरहाल हम अपनी तरफ बढ़ते हैं आगे। हमारे पास खबर एक और ये है कि माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है और जो व्हीकल्स हैं उनको चेक किया जाएगा। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके ऊपर रेड स्टिकर्स लगाए गए हैं और जो थोड़ा चेक किया गया, मुख्तलिफ जगहों पर टीम्स लगाई गई और जो उसके अलावा जो सही गाड़ी उनको ग्रीन स्टिकर्स दिए गए। तो अब ये ठीक है, अच्छा है। अभी हम देख रहे हैं कि शहर में आलूदगी का सबब कितना था, बीमारियाँ कितनी फैल रही थी, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले वक्फा ले लेती हूँ, वक्फे के बाद आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करें। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद।
हम चलते हैं ज़रा पहले, सबसे पहले लाड़काना, और वहाँ से अपडेट लेते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी के हवाले से जो है वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन आ रहा है। खालिद मुगैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, सुबह से ही खासा रश नज़र आ रहा है, क्या एक्टिविटी है और कब तक जो है वो फैमिली मेम्बर्स वगैरह पहुँचेंगे, कौन कौन पहुँच चुका है इस वक्त लाड़काना? जी वालेकुम सलाम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 16वीं बरसी तकरीब मनाई जा रही है। मैं तकरीब जो है गढ़ी खुदाबंद भुट्टो में है, जो इस वक्त कारकुनान है सिंध समेत मुल्क भर से कल से ही आना शुरू हो गए थे। कल 26 तारीख थी, 26 दिसंबर को यहाँ पर उनके लिए रिहाइश के लिए भी इंतजाम किए थे मज़ार के अंदर, जिसके बाद सुबह होते ही कुरान ख्वानी की गई। उसके बाद मज़ार को आम कारकुनों के लिए भी खोला गया, जहाँ पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत दीगर जो शुहदा हैं उनकी मज़ारात पर कारकुनान ने हाज़िरी दी। जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी है बिलाल भुट्टो ज़रदारी, वो इस वक्त नवंदोर हाउस में है। वो थोड़ी देर बाद 2 बजे तकरीबन यहाँ पर जलसा होगा। पीपल्स पार्टी ने जलसे का भी इनेकाद किया है, स्टेज भी तैयार है। जलसे में बिलाल भुट्टो ज़रदारी समेत साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और दीगर जो मरकज़ी रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी शिरकत करेंगे। 2 बजे के बाद जलसा जो बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ होगा। उसके बाद 5 बजे के बाद जो मरकज़ी रहनुमा है उनका खिताब होगा, और सूरज ढल गए के बाद जो है ये तकरीब जो है जलसा वो अख्ताम होगा। उसके बाद जिस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था उस टाइम जो है 2 मिनट के लिए खामोशी भी अख्तियार की जाती है, और उसके बाद जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर एक दस्तावेज़ी फिल्म दिखाते हैं प्रोजेक्टर पर, स्क्रीन पर। और जो कारकुनान है वो यहाँ पर जो है स्टेज पर जो बैठते हैं, कुर्सियाँ नहीं होती हैं। नीचे भी जो कारकुनान होते हैं तकरीबन लाखों की तादाद में होते हैं, उनके लिए भी कुर्सियाँ नहीं होती। ये यहाँ पर सिलसिला ऐसे ही सालों से चलता आ रहा है कि नीचे फर्श पर बैठकर जो है अपने रहनुमा और कायदीन का खिताब सुनते हैं। जी सही। खालिद मुगैरी साहब, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। हम अपनी खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं। जाने से पहले जिस तरह से बराज भी हम बात कर रहे थे, कराची के मसाइल के मुतालिक इजलास हुआ और निगरान सेटअप की तरफ से देखा जा रहा है कि खासा इस वक्त एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये जो बातें ना बहुत कॉमन मैन की बातें हो रही हैं, जो सुनने में पहले ज़रा कम आती थी, वादों की शक्लों में तो नज़र आती थी, लेकिन ये वाली बात कि जब भी हम सड़क से गुजरते थे मैं तो हमेशा ये कहती थी कि इनको बाद में याद आता है गटर लाइन डालना है, फ़ोन की लाइन डालनी है, फलाना। तो ये अभी मकबूल बाकर साहब ने भी इसी तरफ जो है वो पॉइंट आउट किया चीज़ों को कि आप कैसे प्लान करते हो। बिल्कुल, इस वक्त वाकई जो निगरान हुकूमत और निगरान सेटअप जो है वो बहुत ज़्यादा मुतारिक नज़र आ रहा है। और अगर पुलिसिंग को लें वहाँ भी, ट्रैफिक के इश्यूज़ को ले वहाँ भी, और जो सिविक इश्यूज़ हैं हमारे ख़ासतौर पे सड़कें, वो तो हमेशा से हमें शायद आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की कि सड़कें जब नई बनती हैं उसके चंद महीने बाद इंतजार में रहते हैं तोड़ दो। जी हाँ, बिल्कुल, दोबारा उसको तोड़ा जाता है। पता चला कि उसमें सेवरेज की लाइन डालना भूल गए थे या किसी वजह से नहीं डली थी, फिर उसका एक टेंडर पास होता है, उसके बाद दोबारा बनती है। तो ये तो खैर सालों से सिलसिला जारी है। लेकिन अच्छी बात ये कि चले निगरान सेटअप ने लिया, लेकिन इस पर नोटिस तो लिया, और अगर नोटिस लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। और ये जो सड़कें हैं ख़ास तौर पे हमारे जो सेंट्रल के कुछ इलाके हैं, और शहर एक इलाका है हमारे यहाँ जहांगीर रोड का, वो सड़क बहुत मशहूर है। कितनी दफ़ा वो टूटी है, वो बनी है और ख़राब भी है। वो हर साल जो है वो बनती है, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर बनती है। मतलब 2 मेयर गुजार चुके, जबकि वो कितनी बिजी रोड है, उस पर हैवी ट्रैफिक भी है, उस पर वैसा ट्रैफिक भी है, नॉर्मल ऑफिसेज भी हैं, कितनी दुकानें हैं, वर्कशॉप्स हैं। उसका मसला पता है क्या है उनका? बीच में इनके पास है ना, इदारों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर टेलीफोन लाइन की, या आजकल सिस्टम आ गया कि जो आपकी फाइबर ऑप्टिक की लाइन है वो उसको अंडरग्राउंड करने का एक जो है, इनको के इलेक्ट्रिक ने बोल दिया कि हमारे पोल्स जो है ये इंटरनेट के लिए, और ये फाइबर ऑप्टिक जो तारें यूज़ हो रही हैं वो नहीं यूज़ करेंगे, वो उसकी तारें काट देते हैं। उनको फिर उन्होंने क्या करते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता एरिया वाइज जो है उसको अंडरग्राउंड लेके जा रहे हैं। अब कोऑर्डिनेशन नहीं है, रोड बना दिया, अब फाइल चलती हुई जब तक पहुंची उनके पास रोड कटिंग वाले, ये BRD इनका जो डिपार्टमेंट होता है लोकल गवर्नमेंट का या टाउन का, तो उनके पास जब ये फाइल पहुंचती तो देखते हैं कि यार ये तो हम अभी रोड बना चुके हैं। फिर वो इनको एक बोलते हैं कि आप, अच्छा मज़े की बात है कि इसके अंदर भी बड़ी प्यारी करप्शन होती है। वो बोलते हैं हम आपको सिर्फ जो है 2 इंच 3 इंच की खड्डा खोदने के लिए वो भी आप ग्राइंडर से काटेंगे और वहाँ पे डालेंगे, लेकिन वो पूरे खड्डे मारते हैं नए रोड के ऊपर। उस तरीके से मसला सारा वो ये कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। वन विंडो अगर ये हो जाए ताकि किसी की भी कोई एप्लीकेशन है उनके सिस्टम में अगर ये आ जाए, अगर इसको हम पेपरलेस करना शुरू कर दें अपने इदारों को, तो ख़ास करके तो ये चीज़
ख़त्म हो जाएगी कि हाँ जी किसी ने अप्लाई किया हुआ है कि उसको रोड कटिंग आने वाली है, उसके बाद ये रोड बनेगा, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात होती है कि हमारे यहाँ सीवरेज का सिस्टम बड़ा फरसूदा हो चुका है, जिसको अब बदलने की ज़रूरत होती है। रोड डाल देते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि इसके पीछे जो 2 गटर अगर बह जाएंगे तो फिर इलाके वाले शोर मचाते हैं, वो खोद देते हैं और फिर वो लाइन डल जाती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। दूसरी वही जो मैं पहले बोलता रहा हूँ कि करप्शन एक बहुत ऐसा ही है, लेकिन एक हमें चीज़ें ये नज़र आ रही हैं कि कम से कम कोई दुख दर्द रख रहा है, इस बारे में बात हो रही है कि हाईलाइट होंगे, इश्यूज तो हल होना भी शुरू हो जाएंगे। केडीए की इमारत को भी जो है वो उन्होंने कहा है कि ठीक करें। खास तौर पे हम देख रहे होते हैं कि जो गवर्नमेंट प्लेसेस हैं या आप पब्लिक प्लेसेस पे चले जाएं तो वॉशरूम्स की हालत बहुत अबतर होती है, आम आदमी का तो जाना लगता है महाल ही है। उसके अलावा शहर भर में फूलकारी की जाए, ब्यूटिफिकेशन का जो काम है उस हवाले से बार बार बात हो रही है, हम देख रहे हैं काम हो भी रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? और अर्बन फॉरेस्टिंग भी शुरू करने का कहा है कि आप दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। लेकिन दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का तो खैर हर दौर में कहा जाता रहा है और अर्बन फॉरेस्ट पर काम भी हुआ है कुछ। अगर इससे पहले आपने देखा होगा सीवी और उसके अतराफ़ में कुछ अर्बन फॉरेस्ट जो है वो कुछ लैंड दी गई थी, लेकिन वो चलाई एनजीओज़ ने क्योंकि सरकार के पास तो पैसे थे और शायद ना होंगे। बहरहाल वहाँ भी एनजीओ के हवाले किया गया, एनजीओ ने इस पर बहुत काम किया और जब वहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट आबाद हुआ, दरख्त लग गए, तो उसके बाद फंडिंग की कमी की वजह से वो फिर से जो है दोबारा ख़राब होना शुरू हुआ। तो उम्मीद ये है कि अगर फंडिंग जारी रहे इन कामों में, जिन कामों के लिए कहा जा रहा है, तो शायद ये और उसमें करप्शन ना हो तो बेहतरी की सूरत आ सकती है। लेकिन अगर खाली ऐलानात किए जाएँ, फ़ंड जारी किया जाए, लेकिन उस फंड को जब इस्तेमाल किया जा रहा हो और उस पर नज़र ना रखी जाए तो प्रॉब्लम आती है। अब केडीए की जो बिल्डिंग है 10 से 12 मंजिला ये बिल्डिंग है, बहुत पुरानी इमारत है, सिविक सेंटर के नाम से जानी जाती है ज़्यादातर जो है। आम शहरी जो है कहते हैं जी कहाँ जाना है, जी सिविक सेंटर जाना है। बहुत खूबसूरत इमारत है, अगर देखा जाए तो कभी कभार सस्ते भी देखते हैं उसको हम जो हमारे इवेंट्स आते हैं। तो वहाँ सूरत हाल ये है कि जो लिफ्ट्स लगी हुई हैं वो लिफ्ट्स भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। अब अगर जिस शख्स ने अपने किसी काम के लिए, क्योंकि लायंस एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कोई मसला था या रीसेटलमेंट का, तो उसका जो ऑफिस बना हुआ है वो 8वीं मंजिल पर है या 10वीं मंजिल पर है। अब आप ये बताइए कि लिफ्ट अगर ख़राब होगी तो एक साइल जो कि आम शहरी है वो 8वीं मंजिल पे पैदल तो नहीं जा सकता। तो यहाँ सूरत हाल ये है कि उस इमारत के अंदर जो लिफ्टें लगी हुई हैं, दाएं हाथ पे तकरीबन 4 लिफ्टें हैं, बाएं हाथ पे भी 4 लिफ्टें हैं, सर से 8 लिफ्टें हैं, लेकिन आधी उसमें जो है वर्किंग में नज़र आती हैं। और वो भी ज़ाहिर सी बात है वो रोज़ाना इतना इस्तेमाल होता है, आम शहरियों की रसाई है वहाँ पर, रोज़ाना वहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं अपने मसाइल लेके, अपने कामों के लिए। फिर सरकारी जो मुलाजमीन है वो भी आते हैं, इस्तेमाल होती हैं वो। तो अब वो भी अक्सर ख़राब रहती हैं, तो अब उनकी भी ज़ाहिर सी बात है जो मेंटेनेंस है उसकी भी रकम एक बाकायदा मुख्तस होगी, वहाँ की सफाई की जो रकम है वो भी मुख्तस होगी, लेकिन वो रकम कहीं इस्तेमाल होती हुई नज़र नहीं आती, जिसके लिए ख़ास तौर पे जो है वो सीएम साहब जो हैं उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये केडीए जो है ये कराची को डेवलप करने वाला इदारा है, नाम तो ऐसा ही है इसका, बिल्कुल ऐसा तो जब इसकी अपनी ही इमारत जो है वो इस कंडीशन में है और वहीं लोग परेशानियों के शिकार हैं, तो कैसे मैनेज अच्छा, ये बात बहुत दुरुस्त है। देखें, अब इन चीज़ों के बारे में जब बात होगी, हाईलाइट होंगे इशूज, तो शायद हल होना भी शुरू हो जाए। पहले हम देखते ना कि बस बहुत सरसरी सी चीज़ें हो रही थी, अभी हम देखा सफाई के हवाले से भी कहा गया है कि शहर को साफ सुथरा रखा जाए। हम 24 बिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन सफाई नहीं हो रही। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से भी कहा गया कि उन्होंने ये जवाब दिया इजलास में कि 25% तक जो है वो शहर को साफ कर दिया गया है। क्या हालात हैं? आप लोग क्योंकि रिपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, अयाज आप भी जाते हैं, महराज आप भी जाते हैं, तो आप लोगों ने क्या सूरत हाल देखी अपने अपने इलाकों में? हो रही है सफाई? देखिए, सफाई होती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ काम करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके शो में आके एक बात करता हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझें। अगर एक गाड़ी 24 घंटे आपका कचरा नहीं उठा सकती, अगर आज सुबह उसने उठाना है तो अगले 24 घंटे में या एक दिन के बाद आपके इलाके का नंबर आएगा, क्योंकि पूरा बहुत बड़ा शहर है कराची, उसको एक साथ अगर आप समझे कि साफ़ हो जाए और एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हमारी जो हुकूमतें हैं वो काम कर रही हैं, ये बात भी समझनी पड़ेगी। एक हम जहाँ कर्ज़े ले रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना चाहिए। कचरे को कचरा दान में फेंकें। यहाँ पे आप देखें, ये इसके अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो मैंने अब तक नोट किया है लोगों को, कि आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं ना, आपको उनको भी समझाना है कि आप जब घर से कचरा बाहर फेंकने जा रहे हैं तो वो डब्बे में डालें, वो डब्बे के बाहर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से कचरा और फैलता है। फिर दूसरा एक जो इसके अंदर चीज़ शामिल है, जो कचरा उठाने वाले लोग हैं वो कचरे के डब्बे को पहले बाहर फेंकते हैं, उसको फैलाते हैं, फ्लोरते हैं, अपनी मतलब की चीज़ उठाते हैं, बाकी कचरा शहर में। ये बड़ा मैंने ऑब्ज़र्व किया है चीज़ों को कि ये कचरे को जो आप कचरे के बाहर डब्बा पड़ा होगा उसके बाहर जो फैला हुआ है
वो करने वाले ये लोग हैं, उनको भी समझाना है, या तो वही इदारे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग हैं वो किसी की ड्यूटी लगाएं कि लोगों को समझाएं, या आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये समझाएं कि आप कचरे के डब्बे में डालें। क्या आपके इलाके में क्या सूरत हाल है, सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं? सफाइयाँ देखिए कहीं कहीं हमें नज़र आ रही है। अब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ भी कुछ सफाई होती हुई नज़र तो आ रही है, लेकिन बात यह है कि जब नोटिस लिया जाता है, जब शोर मचाया जाता है, किसी अफसर की जानिब से कहा जाता है, तो उसके बाद ये सब कुछ शुरू होता है। जब Regular सिंध practice सॉलिड होनी चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है, अगर इसको बरसों से इसके पास ठेका है इस कराची की सफाई का और कचरा उठाने का, तो मैं समझता हूँ ये इसमें तकरीबन जो है वो नाकाम है। इसकी रीज़न ये है कि अगर इसको टाउन की सतह पर ये प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर किसी को दे दिया जाए ना, बाकायदा ठेके की सूरत में, तो वो ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे काम कर सकते हैं और इस कचरे को समेट सकते हैं। इतने बड़े इदारे का होना और उसके बाद भी इस शहर के अंदर कचरा होना एक ज़ाहिर बात है सवालात को जन्म तो देता है। इस पर इंक्वायरी भी होनी चाहिए और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छी बात है कि मकबूल बाकर साहब जो है इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि कराची वालों के मेन मसाइल क्या हैं। बिल्कुल ऐसे है, ये मसाइल जब हाईलाइट होंगे तो ही हल होने की तरफ आएंगे। हमारे लीडरान या जो लोग कुर्सियों पर नामजद करा देते हैं वो भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए थे, क्या असल मसाइल हमें हल क्या करने हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। क्या हो गया है आज, मौसम बहुत अच्छा था जब मैं आ रही थी तो जो है ना वो हमने देखा कि बादल छाए हुए हैं आज कराची में, और अभी तक तो खासी धूप नहीं थी। अभी शो करने के बाद पता चलेगा कि कितनी धूप निकली, लेकिन ओवरऑल वेदर बहुत अच्छा है, वेदर में चेंज नज़र आ रहा है और मौसम जो है वो सर्दी की तरफ अब बढ़ रहा है। हमने देखा कि अच्छी ठंड हो रही है। तो इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ जवाद मेमन साहब भी मौजूद हैं, माहिर मौसमियात हैं। वेलकम टू द शो जवाद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हम ये देख रहे हैं कराची में सर्दी का मौसम तो आ गया है, सर्द हवाएं भी चल रही हैं, आज खासे बादल भी नज़र आ रहे हैं। आगे मौसम का क्या रुझान होगा? बच्चों की छुट्टियां भी हैं क्योंकि, तो ये ठंड बरकरार रहेगी या कमी नज़र आएगी? जी बिल्कुल, देखें कराची में अभी जो ठंड का सीजन है ये अपने पीक पर है। मिड ऑफ दिसंबर से ये शुरू हुआ था। इनफैक्ट अभी जो है वो पिछले 1-2 दिनों से जो है वो दिन के टाइम पे थोड़ी सी गर्मी पड़ी है। बहरा अरब में एक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से विंड पैटर्न चेंज है, लेकिन इंशाल्लाह 2 से 3 दिन बाद ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो दोबारा से जो है वो दिन और रात के औकात में जो है वो शहर कराची में खासी ठंड रहेगी, जबकि जनवरी में भी जो है वो तकरीबन पूरा महीना जो है वो काफी हद तक ठंडा ही गुजरेगा। यानी बच्चों की छुट्टियों के बाद भी जो है वो ठंडक के आसार हमें मिलेंगे। ओवरऑल अभी हम देखते हैं वेदर के हवाले से तो खासा आलूदा हमें एनवायरनमेंट नजर आ रहा था, अब उस आलूदगी में भी कमी आई है? नहीं, आलूदगी में ऐसे तो इतनी कमी नहीं आई है, क्योंकि कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी भी काफी ज्यादा जो है वो अनहेल्दी है, हैजर्डस है, और ये जो वक्तन फवक्तन विंड पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं इसकी वजह से जो है ये सिलसिला मजीद जो है वो आने वाले महीने में भी कंटिन्यू करेगा। और जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद यानी कि 8 या 9 जनवरी के आसपास जो है वो एक कोल्ड वेव एक बार फिर पाकिस्तान में दाखिल होगी, तो कराची में भी इसके काफ़ी इफेक्ट आएंगे, सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा होगा। और इसके साथ साथ जब नॉर्थ से हमारे यहाँ हवाएं चलती हैं जो खुश्क और काफ़ी ज़्यादा डस्टी होती हैं, गर्द आलूद होती हैं, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासिर होने का खदशा है। सही, आज चूंकि मौसम जो है ना वो सूरज बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं निकला, क्लाउडी वेदर था, तो क्या बारिश का भी इम्कान हो सकता है? जाहिर नहीं, फिलहाल शहर कराची में ऐसे बारिश का तो इम्कान नहीं है। अगले 5 से 7 दिन तक कोई सिस्टम नहीं है, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में भी कोई सिस्टम नहीं है। जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो एक सिस्टम आएगा, लेकिन उसमें अभी देखना है कि आया वो कराची समेत सिंध को मुतासिर करता है, क्योंकि फिलहाल इसके चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक लो एंड पर है। सही, बहुत शुक्रिया जवाद मेमन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें वक्त दिया कराची के मौसम के हवाले से। और माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि मौसम तो अच्छा होता ही जा रहा है और अच्छा रहे भी, ठंडा भी रहे, लेकिन इस मौसम में एक और चीज़ ये कि आग बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है क्योंकि वेदर ड्राई हो जाता है। हमने देखा कि मुख्तलिफ वाक़यात पेश आ रहे हैं मेरा साहब आग लगने के। हमने सदर मोबाइल मार्केट में भी कल खौफनाक आग लग गई और जो है वो इससे पहले भी कई जगहों पर आग लग चुकी है। कल भी एक बड़ा नुकसान हुआ, उससे पहले भी मार्केट्स में आग लग रही हैं। इस हवाले से फायर इंश्योरेंस सेल बनाया गया है। अब ये कहते हैं कि आप ये जो एक तो मुतासरीन हैं वो इससे रब्ता कर सकते हैं, हंगामी कोई सूरत हाल हो जाए उस सेल से रब्ता कर सकते हैं, रिहायशी ख़ानदान जो हैं वो रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस वक्त आप इन तमाम चीज़ों को?
देखिए बहुत अच्छी बात है, अगर ये ऐसा सेल का क़याम अमल में आया है तो सही है, लोगों की दादरसी होगी, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि नीचे अगर ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिसेज बने हुए हैं या दुकानें बनी हुई हैं, कोई कारोबार हो रहा है और उसमें आग लग जाती है, उसका खमियाजा ऊपर जो रहने वाले लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि इमारत को फौरी तौर पर एहतियात के लिए खाली करवा लिया जाता है कि लोगों की जानें बच जाएँ। तो ऐसा इदारे का क़याम जो है ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत जो है ना वो इस चीज़ की है कि जब भी ये सर्दियों का मौसम आता है तो इसके लिए कम से कम अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाने चाहिए और लोगों को बताया जाना चाहिए कि भई आप किन किन किस्म की एहतियात करके इन चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन दूसरा हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है जिसमें हमारी अपनी कोताहियाँ हैं वो ये हैं कि अगर सदर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कल आग लगी है, ज़ाहिर सी बात जो 100 दुकानों को नुकसान भी पहुँचा है, उसमें लाखों रुपये लॉस भी हुआ है। ये शुक्र है कि इंसानी जानें इसमें ज़ाया नहीं हुई हैं, लेकिन देखना यह है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंटर होंगे मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए तो आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे दड़बे बने हुए, मतलब दुकान का साइज़ का कोई आपको अंदाज़ा नहीं है, 4 फुट की दुकान और फिर वही सैकड़ों दुकानें, और जब ऊपर आपकी नज़र जाएगी छत की तरफ तो आपको एक बेहंगम सा तारों का एक पूरा जो है ना जाल नज़र आएगा। उसको प्रॉपर रखा ही नहीं गया है, अल्लाह न करे एक तार में शॉर्ट सर्किट होता है, कोई मसला होता है तो वो पूरी वायरिंग को अपनी लपेट में लेता है और ख़तरनाक साबित होता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए इदारों को काम करना चाहिए कि उन इमारतों को या जहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कारोबार हो रहा है, वहाँ जाके देखें तो सही कम से कम कि इलेक्ट्रिक की जो तारें हैं उनकी सूरत हाल क्या है। अच्छा, वो मार्केट में आपने बताया ना छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी गलियाँ हैं, वो घुटन होने लग जाती है, सांस लेना, गर्मियों में आप तेज़ गर्मी में चले जाएँ कभी तो आपका तो सांस लेना मुहाल हो जाता है उस बाज़ार के अंदर, उन दुकानों के अंदर, तो ये वाकई। और जब आग लग जाएगी तो कैसे होगा। एक और चीज़ आई, आप इस पर कमेंट कीजिएगा, जब ये मोटरसाइकिल पर दुकान वाले अपना सामान लेकर जा रहे थे तो उनको मुजरिमान ने लूट लिया गार्डन सिग्नल पर और उनसे जो है वो मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ वगैरह छीन ली। फिर बहरहाल पुलिस को उन्होंने बता तो दिया, लेकिन एक सानेहा और उसके साथ उनके साथ दूसरा सानेहा भी हो गया। स्ट्रीट क्राइम वाले फ़ौरन आ जाते हैं, खबर देखते ही निकल आए। देखिए स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो इस वक्त शहर की सड़कों पर वाकई दंदना रहे हैं। इससे पहले हमारी जब बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि 82,000 समथिंग कुछ वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मैं आपको 23 दिसंबर तक की वाक़यात अब बता रहा हूँ, उनकी तादाद 87,750 से ऊपर क्रॉस कर गई है। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पुलिस के दावे अपनी जगह, पुलिस इस बात पर पता नहीं क्यों अटल हुई हुई है और अटकी हुई है कि जी स्ट्रीट क्राइम का रेशो कम हुआ है। ऐसा नहीं है, रोज़ की बुनियादों पर यहाँ पर लूटमार हो रही है, शहरी लूट रहे हैं। बस स्ट्रीट क्रिमिनल को मौका चाहिए। पुलिस की नफरी कम होने की वजूहत भी हैं, इसमें बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन बहरहाल इस शहर को इस वक्त ज़रूरत है कुछ ऐसे निज़ाम की कि वो इस पर कड़ी निगाह रखे और इसके सद्देबाब के लिए कोई काम करे। खाली बैठकर जो है बातें करना या फिर दावे करना जो है ना, अब वो ये शहर जो है ना कराची, ये अब दावों पर नहीं चल सकता। इसके लिए प्रैक्टिकली जो है काम करना होगा, पुलिस को भी काम करना होगा, दीगर इदारों को मिलकर भी काम करना होगा, तब जाके कहीं सूरत-ए-हाल कोई बेहतर होगी, क्योंकि कोई भी अपने आप को महफूज तस्वर नहीं करता। बिल्कुल ऐसे। अब ये 100 से ज़्यादा दुकानें जली हैं अयाज, अब इसमें ताजिरों का कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। मोबाइल फ़ोन मार्केट है, एक्सेसरीज़ हैं, 10,000 चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं, इतना बड़ा कारोबार होता है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं, तो बिजली की वजह से परेशान हमें ताजिर बरादरी बहुत ज़्यादा दिखाई दी, गैस की वजह से, और ये आग लगने के वाक़यात की वजह से भी दुकान और माल जल रहा है। तो एक बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया इस वक्त, नज़र आ रहा है ऐसा। देखिए ये साल चाहे जब भी ये सर्दियाँ आती हैं तो ये वाक़यात हम देखते हैं कि मौसम भी एक तो इसके अंदर वजह होता है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो रात के चौकीदार हैं और वो थोड़ी सी एहतियात करें। ये लोग जो आग जला के बैठते हैं, ये भी एक वजह बन जाती है कि जब वो शोला कोई जला रह जाता है और वो उड़ के हवा, क्योंकि कराची में हवाएं तेज़ चलती हैं, तो उसकी वजह से भी उनको भी एहतियात करनी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि उनकी वजह से ही आग लगी है, लेकिन उन लोगों को एहतियात करनी चाहिए जो रात में मार्केट्स के चौकीदार हैं ख़ासकर वो। और दूसरा ये कि ये हमने देखा कि इस वक्त जहाँ सबसे बड़ी आग जो लगी थी, जो हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, कोऑपरेटिव मार्केट की एक बहुत बड़ी आग थी जिसके अंदर 100 से ज़ायद वहाँ पे भी दुकानें जो हैं वो जली थी। लेकिन बात यही है कि इनकी दाद रसी करने के लिए उस वक्त एक सियासी हुकूमत मौजूद थी। इससे पहले आरजे मॉल पे ये वाक़या, वो भी मोबाइल मार्केट थी। अब ये एक और पूरी सदर की मोबाइल मार्केट है। इससे पहले अर्शी मार्केट का जो है वाक़या पेश आया, लेकिन अब तक किसी की भी हमने ये नहीं सुना कि किसी को कोई जो है वो हुकूमत की जानिब से दाद रसी की गई। फायर इंश्योरेंस सेल जो है उसको कैसे देख रहे हैं? अब देखें, फायर इंश्योरेंस सेल का मतलब ये हुआ कि ये वो सेल होगा जिसने इंश्योरेंस तो लिया हुआ हो और उसकी
फायर प्रोटेक्शन का उसके अंदर क्लॉज भी होना बहुत ज़रूरी है। अब मसला ये आता है कि जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले लेते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो हादसात को कवर नहीं करते। कोई ऐसे वाक़यात जो कि हमने देखा कराची शहर के अंदर यही 27 दिसंबर को एक जब बीबी शहीद का ये शहीद हो गई थी, तो एक बहुत बड़ा वाक़या यहाँ शहर जला था, 1500 से ज़्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, तो वो कवर नहीं हुई थी। लोगों को बहुत परेशानी थी, जिनके पास इंश्योरेंस भी, बैंक की इंश्योरेंस मौजूद थी, बैंक की लीजिंग में वो कंपलसरी था, लेकिन उसके अंदर इस तरह के वाक़यात मौजूद नहीं होते। तो ये सेल इसलिए बनाए जाते हैं। एसएससीपी में अभी इन्होंने ये वाज़े तौर पे बोला है कि लोगों को चाहिए कि अपने जब ये कराएं इंश्योरेंस, तो इसके अंदर ख़ासकर हुकूमत भी लोगों को ये आगाही फराहम करे कि अपने आप क्लॉज ऐसे रखवाएं कि अगर कोई हादसा पेश आ जाता है, कोई आग लगने का वाक़या हो, कोई कुदरती आफत जब आ जाए, उसके अंदर भी इंश्योरेंस कवर नहीं होता। तो ये आपको सब चीज़ें डलवानी पड़ती हैं, फिर उसका प्रीमियम बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें अब उसको किस तरह मैनेज करना है, तो उसके लिए एक मोहतसिब बैठते हैं, जो इंश्योरेंस की जो मामलात होते हैं, मोहतसिब इंश्योरेंस होते हैं, जो वो बैठ के इनके मामलात देखते हैं। तो ये मोहतसिब का ही काम होगा जो ये देख रहे होंगे जो इंश्योरेंस। आपको पता है इंश्योरेंस से एक बात मुझे याद आई कि स्ट्रीट क्राइम के दौरान गोली लग गई तो कुछ कंपनीज ने उसका इंश्योर्ड करने ख़त्म कर दिया। लो भाई, क्यों? जी, वो उस हादसे की सूरत में तो आपको पेमेंट कर देंगे, मतलब लवाकिन को अगर हादसे में इंसान जो है वो खाली की हकीकी से जा मिलता है तो कर देंगे, और दीगर वाक़यात में भी कर देंगे, या घर में अगर उसका मर्डर हो जाता है तब भी कर देंगे। लेकिन अगर दौरान डकैती सड़क पर स्ट्रीट क्राइम के दौरान उसका मर्डर होगा और उसको गोली लग जाएगी, तो वो उस पर उन्होंने जो है वो उसको इंश्योर करने ख़त्म कर दिया। तो किस बात की इंश्योरेंस है भाई? यही तो मतलब वाक़यात इतने बढ़ गए, वो तो बात सही इतने है, बढ़ लेकिन गए बात कि ये है इंश्योरेंस कंपनीज जो कुछ थी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो इस कदर खौफजदा हो गई कि भाई ये तो वारदातें नहीं रुक रही, तो हम तो पेमेंट कर करके ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को उसमें से जो है हज़फ कर दिया इस मामले को। इसके ऊपर कानून साजी भी अभी नहीं हुई है। अभी हमारी मैं अभी एक वर्कशॉप में गया था जिसमें एसएससीपी ने रखी थी इंश्योरेंस के ऊपर, तो उन्होंने यही बोला कि अब हमें इस पे कानून साजी करनी है। अगली आने वाली हुकूमत से प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो पहला काम होगा वो यही होगा कि इंश्योरेंस की पॉलिसी के ऊपर काम किया जाए, और जो क्लॉज हैं उसके अंदर बहुत सारी जो है अब चेंजेस लानी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पर चेंजेस की तो बात करते हैं, लेकिन बात वही है कि जब जैसी आती हैं हुकूमतें भी, वो तो प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें वो रह जाती हैं। आम आदमी का नुकसान होता रहता है, उसे कोई पूछने वाला होता नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब इलेक्शंस की भी बात कर लेते हैं थोड़ी। कुछ इलेक्शंस की हम देख रहे हैं तैयारियां अब हमें ज़ोरों शोर से नज़र आ रही हैं, और 30 जैसे हमने कहा था दिसंबर तक जो कागजात नामजदगी हैं उनकी जांच पड़ताल का अमल जारी रहेगा, और हमारे सामने आना भी शुरू हो गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज खड़ा हुआ नज़र आ रहा है कि उनकी जो पेपर्स हैं उनमें देखा गया है कि मुतादिद उम्मीदवार के इलेक्ट्रिक नादहिंदगान भी निकले हैं, उनके स्क्रूट नहीं हुए, डिग्रीज स्क्रूट नहीं है, हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक भी नहीं हुई है। तो ये जो तैयारी है, ये तो इन लोगों का एक प्रोसेस का बहुत अरसे से ये लोग हिस्सा हैं, तो ये क्यों तैयारियां करके फिर नहीं रखते हैं, या फिर जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट निकलना चाहते हैं, या सेटलमेंट्स हो जाती हैं, क्या होता है ये? नहीं, वो जो पुराने उनके होंगे, जो क्योंकि यहाँ मारूसी उस पर सीट्स पे तो ये लोग नहीं होते, जैसे बड़े लीडरान होंगे उनकी तो हुई भी होंगी जो चले जाते हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि नए लोगों को लेके आएँ, तो जाहिर बात है उनको पता नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें वो बता भी देते हैं अर्लियर, लेकिन फिर सुस्ती की वजह से रह जाती थी। अब रह गया अगर के इलेक्ट्रिक की बात, तो अभी टाइम है, वो तो पैसे भर देंगे, वो क्लियर हो जाएगा उनका मामला। हाँ, डिग्री वाला मामला था उसमें टाइम लगता है, लेकिन एमक्यूएम वाले हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं हो, तो बोल देंगे काम उनका हो ही जाएगा। कोई इतना बड़ा इशू है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना ये अगर ओरिजिनल हुई तो। देखिए बात यह है कि इससे पहले भी वो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग नए लोग हों। तो फिर तो एक नया सवाल खड़ा हो जाता है कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों की जो है तो मैं कह रही हूँ कि तो चेक नहीं करता था कुछ। अब इनको याद आ रहा है कि उनकी जो डिग्री है वो उनको चेक करवाया जा रहा है, स्क्रूटनी हो रही है, तो इससे पहले नहीं हुई। तो ये तो एक नया सवाल जन्म ले रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो खैर होना है, अच्छी बात है, होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए कि डिग्री असली है या नहीं है, इसकी मालूमात भी होनी चाहिए, और जो नादहिंदगान के इलेक्ट्रिक उनको बिल भरना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं, उसमें पता है कि एमक्यूएम का जो वफ्द है वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्ला खान से उनकी मुलाकात हुई, और उसमें डिमांड ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल्स और हायर एजुकेशन कमीशन से डिग्रियों की जो तस्दीक है उसकी शर्त ख़त्म ही कर दें, उसका मुतालबा इन्होंने किया है। तो ये उनका ये कहना है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक एक निजी इदारा है, और दूसरा ये कि जो डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन है HEC के थ्रू, उन दोनों शर्तों को ख़त्म कर दिया जाए।
देखें कि इलेक्ट्रिक वाले मामले में तो मेरे ख्याल में ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है कि इलेक्ट्रिक तो एक प्राइवेट इदारा है और हो सकता है उनकी जो पेमेंट और नादंदगान का कोई मसला हो, उसमें कोई बहुत सारे मसाइल होते हैं। क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है, आप अपना आपका जो घर का बिल आता है आप वो लेके जाएं तो वो आपसे कोई नेगोशिएट करता ही नहीं, वो तो कहता है किस्तें कराओ और आगे चलो। हाँ, बस अगर वो भरना ही किस्तें है। जब वो पूरी आपसे होगी ना बात तो करने वो के लिए डिफॉल्ट तैयार में आ नहीं रहे है, होंगे। तो उससे बात करने के लिए किसी मतलब नुमाइंदे को अगर खड़ा होना है तो उसे उसकी वजह से उसको रोका जाए, तो ये तो जुल्म वाली बात है। नहीं, ये हो सकता है ना कि वो बेचारा जो नुमाइंदा लेकिन जो खड़ा डिग्री- होना चाह रहा है, हो सकता है उसने किस्तें कराई हुई हों तो वहाँ डिफ़ॉल्ट में उनकी पेमेंट आ रही होगी कि अभी उसकी किस्तें बाकी हैं, तो वो इसलिए ना दहंदगान में उनका नाम आ रहा हाँ, है। ये ये possibility एक वजह, है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी जो आप HSE की बात कर रहे हैं, तो ये इससे पहले हम सुनते रहे हैं कि बहुत सारी जाली डिग्रियां इलेक्ट होने के बाद आई हैं, तो ये प्रोसेस अब शुरू हुआ। फिर हमने सुना कि ग्रेजुएशन जो थी वो शर्त थी, वो भी ख़त्म हो गई, तो भाई ये शर्त भी ख़त्म कर दें, क्या हुआ, उससे कोई फ़र्क तो नहीं जबकि पड़ता। ये मुझे नहीं लगता कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से आपको निकालना चाहिए। हाईली ये क्वालिफाइड पहले देखिए, आप जो इलेक्शंस में नॉमिनेट अभी होकर राज भाई जो बात कर रहे थे कि पहले इस तरह नहीं था। बात ये भी होती थी कि आप अच्छा भी कर दें, RO को बोलते थे आप कर दें, हम चेक करा के जमा करा दें, तो उस वक्त पहले इस तरह की सियासत भी नहीं, होती एक है, तो एक अच्छी दूसरे बात को है कि तालीम का मेयार जांचना चाहिए। आप अगर तालीम याफ्ता हैं तो फिर साबित भी करें इसको, अच्छी बात है। अगर और लगाई है जाहिर तो बात है, उसको जो साबित भी जल्दी से। आप लोग अगर इलेक्ट होके आते हैं तो आप जब सर्व करेंगे तो आप ही को आसानी है और पब्लिक को भी पता चलेगा कि हाँ भाई जो लोग ऊपर आकर बैठे हैं वो इस काबिल हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पर हैरानी सिर्फ इस बात पर हो रही है मुझे कि ये वही लोग हैं जो इससे पहले भी इलेक्ट होते रहे हैं, इलेक्शन में खड़े होते रहे, तो उस वक्त भी शायद यही पॉलिसीज़ होंगी, या तो ये पॉलिसीज़ में कोई इजाफा हुआ है, कोई नई पॉलिसी बना गई तो एक अलग बात है। लेकिन इससे पहले जब वो लोग इलेक्ट हो चुके हैं, इस इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं, MPA भी बन चुके हैं, टाइम भी गुजार चुके हैं, तो अब की बार अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और इसको क्लियर भी होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ध्यान में आ रही है कि क्या ही खूब हो जाए कि अगर इंतखाबात में हम देखेंगे जो मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हैं, जब ये हाईली प्रोफेशनल लोग और एलिजिबल लोग, एजुकेटेड लोग आएँ। फॉर एग्जांपल IT की मिनिस्ट्री हम देख रहे होते हैं कि जिसको उठा के दे दिया, उसको उठा के, जिसको IT का आई भी नहीं पता होगा ना, उसको IT की मिनिस्ट्री दे देंगे। कल्चर वाले को कल्चर के, चले वो तो एक ऐसी मिनिस्ट्री है सॉफ्ट, फिर भी कोई ना कोई निभा ही लेता है। लेकिन स्पोर्ट्स हो गया, पर्टिकुलरली प्रोफेशनल्स जब तक नहीं जाएंगे तब तक कैसे काम होगा। IT आप सेक्टर देख लें, बहुत सारी ऐसे, एग्रीकल्चरल आप देख लें कि वो बस मिनिस्टर्स को जी थमा देते हैं रोल्स और प्रोफेशनल्स नहीं होते उनमें। मेरे कहने का मकसद ऐसा है। एग्रीकल्चर तो बहुत आसान है, सारे जमींदार बैठे हैं, उनको क्या मुश्किल है, सारे वैसे बड़े तो बड़े हर चीज़ में बड़ी वैसे बड़ी सारी उनकी ज़मीनें और उसको काश करने वाले वो तो सब मिनिस्टर हैं। जो एग्रीकल्चर के तो सारे मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनकी सबकी ज़मीनें, ज़मींदार लोग बैठे हुए हैं। हमारी सिंध असम्बली हो, कौमी असम्बली में भी ऐसे ही हमने सुना है, क्योंकि जहाँ हम गन्ने के ऊपर या काश्त पे या किसी चीज़ के ऊपर टैक्स लगाने की बात करते हैं, गन्ने की कीमतों के ऊपर बात करते हैं कि जो सरकारी रेट उसके ऊपर जब तय किए जाते हैं तो एकदम से आवाज़ उठती है। फेडरल में बात करो टबैको के ऊपर तो वहाँ के वो जो हैं आपके KPK से लोग उठ जाते हैं। तो ये तो वाज़े सामने चीज़ें आ चुकी हैं, तो प्रोफेशनल्स होना ज़रूरी है जो चीज़ों को समझें। लेकिन हमने जहाँ IT देखी तो IT मिनिस्ट्री पिछले कई अदवार से MQM के पास रही है, उनके पहले खालिद भाई के पास रही, उसके बाद अमीनुल हक भाई साहब के पास रही, उनसे पहले इस तरह देखते रहे। फिर पोर्ट एंड शिपिंग हमारे पास जो है MQM के पास रही है, लेकिन उनके पास उसके ऊपर हमेशा सवालिया निशान रहता है कि जो चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रोफेशनल्स का होना किसी भी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यकीन ज़रूरी है। लेकिन मसला यही है कि हमारे यहाँ जो ना बस वो सियासत हो रही होती है। अब ये डिग्रीज़ के मुझे याद आया कि वाकई जब तक आप एक इदारे में उसके डेजिग्नेटेड रोल पे लोगों को असाइन नहीं करेंगे, मैं आपको उठा के कह दूं आप कल से क्राइम करें और कल से आप बिजनेस करें, तो यू विल टेक लॉन्ग टाइम कि आप महराज भाई के लेवल पर आओ या आप उनके लेवल पर आओ। आपको एक अरसा चाहिए। PhD हैं पहले ये तो चेक कर लें, कितने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस है वो चेक कर लें, वो भी नहीं होंगे। PhDs नहीं है हमारे पास, हमारे सबसे बड़े हमारे मुल्क में PhDs इतने कम। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। सबसे पहले चलते हैं हम कराची में हमने देखा, जिसे भी हम जाने से पहले भी बात कर रहे थे कि सदर मोबाइल मार्केट में आग लगी, 100 से ज़ायद दुकानें जल गई थी और आग लगने के बाद कूलिंग का अमल जारी था। इस वक्त क्या अपडेट्स हैं? काविश मेमन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है और जो है क्या हो रहा है? आग बुझाने का अमल मुकम्मल कर लिया गया? काविश हमें सुन पा रहे हैं?
क्या सूरत हाल है इस वक्त सदर में मोबाइल मार्केट में? एंकर की आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास। हेलो, चलिए ठीक है, हमसे रब्ता करते हैं और उसके बाद जो है ना ऑडियो चेक करके दोबारा से काशिफ साहब को ले लीजिए और उनसे फिर अपडेट ले लेंगे कि क्या सूरत हाल है। हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ और आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि बहुत कॉमन इशू है जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं और आमतौर पर शुगर जिसको हम कहते हैं आम आसान अल्फाज में, तो ये जो है ना हर दूसरे फ़र्द का एक मसला बनता जा रहा है। पाकिस्तान में अगर देखें तो आप गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर जो शुगर पेशेंट्स हैं या जिनको डायबिटीज़ है उन लोगों के अंदर जो है वो खासा इजाफा होता जा रहा है। एक और चीज़ ये बहुत कॉमन है कि जी शुगर एक लाइलाज मर्ज़ है। क्या वाकई ऐसा है या उसका इलाज मुमकिन है? ये कहा जाता है कि सिर्फ कंट्रोलेबल है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक दफ़ा किसी को शुगर हो जाए या डायबिटीज़ हो जाए तो जी अब वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसकी वजूहात क्या होती हैं? क्या ये ख़त्म हो जाती है? क्या एक जानलेवा मर्ज़ है? इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसके जो है वो वर्स्ट केसेस क्या हो सकते हैं? और अगर बॉर्डर लाइन पर जिन लोगों की शुगर्स होती हैं उनको क्या करना चाहिए? एक हेल्दी और फिट रहने के लिए हमें किस तरह से अपनी डाइट और इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि जो ये बीमारी है आप उसमें मुब्तला ही ना हो? क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि वाइट शुगर का बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हर चीज़ हमारे पास सिंथेटिक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो बॉटल में या डब्बा बंद जो टेट्रा पैक जूसेस होते हैं उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कॉमन हो गया। तो क्या ये भी सब कुछ शुगर और डायबिटीज़ की तरफ जो है वो लीड करता है? यंग जनरेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि डायबिटिक इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं अपने इशूज़ लेकर। हमारे साथ जो हमारा पैनल है डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे अपने सवाल रख सकते हैं और उनसे अपने जवाबात ले सकते हैं। डॉक्टर आरिफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। Thank you very much for Alhamdulillah. Thank you very much for inviting me in the show. वेलकम टू द शो। उसके साथ साथ मेरी हम नाम भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। रमशा हबीबुल्लाह है, कंसल्टेंट है, आप फिजिशियन है। वेलकम टू द शो रमशा। थैंक यू सो कैसी हैं आप? मच। मैं ठीक बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि जो डायबिटीज़ है उसमें बहुत सारी यकीनन इक़साम भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये डायबिटीज़ की असल चीज़ क्या है? सिर्फ चीनी ही की वजह से कॉज करती है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ की तरफ लेके जाती हैं लोगों को? और ज़्यादातर सर्टेन एजेस में ही होता है या अब तो हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा है? जी अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि डायबिटीज़ हम सबको पता है कि शुगर हर इतनी कॉमन हो चुकी है और हर दूसरा फ़र्द अगर 5 लोग बैठे हैं तो उस 5 में से हर 3 से 4 बंदे मुब्तला होते हैं शुगर के डायबिटीज़। इट्स सो कॉमन। तो अब बात यह है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट का इंटेक या किसी भी मिकदार फूड की जो क्वांटिटी है अगर उसकी ज़्यादती की वजह से अगर बॉडी में शुगर लेवल्स राइज़ हो जाए और हमारा जो पैंक्रियास है जैसे लबलबा कहते हैं और वो इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस ना कर सके या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए सिक्रीट करने में, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता कोई भी फूड का आइटम, तो वो बायस बनता है जितना ब्लड में सर्कुलेशन में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होगा और जितना ही उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगी तो वो बाइस बनेगा शुगर का। और यही शुगर की पेचीदगियों की वजह से जब आगे ये जब शुगर लेवल्स राइज हो जाती हैं तो वो फिर बाद में लॉन्ग स्टैंडिंग में पेचीदगी का बाइस बनती है। सही। मगर तो अब हमारे पास 2 तरह के डायबिटीज़ के टाइप्स हैं, टाइप 1 है और टाइप 2 है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक तो हमारी शुगर वैल्यूज़ क्या हैं और उसकी कौन सी तरह के टाइप्स हैं, उसकी क्या एहतियाती तदाबीर है। अब ये जो टाइप्स हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है? टाइप 1 टाइप 2 की जो बात करें डॉक्टर साहब, और फिर ये कि डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती जा रही है रमशा। बहुत सारे लोगों में हम देख रहे हैं कि इतनी कॉमन है कि हर अगला बंदा जी वो शुगर का पेशेंट है। इसकी वजह क्या है बेसिकली? डाइट जो हम ले रहे हैं बेसिकली ना आजकल मतलब जो है, ठीक है ना, अगर तो हम देखें तो हम जो खुद डाइट ले रहे हैं, ठीक है ना, जंक फूड, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, वॉक हम नहीं करते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हमारा जो है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। सही है, गाड़ियाँ हैं उसमें जाना आना, ना वॉक नहीं करना, ठीक है, बैठे रहना, बच्चे हैं तो फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, हाँ खेल नहीं रहे, तो वो सब चीज़ वॉक जो है, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहें, ठीक है, डायबिटीज़ को अगर तो हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो वॉक बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल का चेंज, कार्ब्स की जो कंजम्पशन है, ठीक है ना, तो वो कम करें हम लोग।
सही। हाँ। अच्छा, अभी ये जो बात करिए अब कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, यकीनी तौर पर वॉक बहुत ज़्यादा, मैंने भी सुना है कि आपको जिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए एक दिन में कितनी वॉक करें, और फिर ये टाइप ए और टाइप 2 जो डायबिटीज़ है इसमें फ़र्क क्या होता है, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? अच्छा, पहले वॉक के हवाले से बात करें कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस, AHA की जो गाइडलाइंस है वो बड़ा क्लियर कट कहती हैं कि 30 टू 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग डेली बेसिस पे होनी चाहिए इन अ नॉर्मल जनरल ह्यूमन बीइंग। डेली बेसिस पे वॉक बहुत मैंडेटरी है। अब जहाँ डायबिटीज़ हो जाते हैं या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी बीमारी के जिसकी वजह से उसकी पेचीदगियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं, तो फिर उसमें वॉक तो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मेन चीज़ एक डाइटरी फैक्टर आ जाता है, दूसरा वॉक की आ जाता है। अब डाइट और वॉक की मदद से आप काफ़ी पेचीदगियों से बच सकते हैं। लेट सपोज अगर अब किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो पहले तो हमें ये देखना है कि उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है। यकीनन जेंडर से इस हद तक फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर लेट सपोज वो यंग एज में है तो फिर हम टाइप 1 को ज़्यादा कंसिडर कर रहे होते हैं। लेट सपोज अगर बिल्कुल ही 10 टू 14 ईयर्स ऑफ एज है और उसके HbA1c हम टेस्ट करवाते हैं जो कि पिछले हमें 3 महीने के शुगर का रिकॉर्ड दे देता है, और वो अगर 6.5 से अबव है, नॉर्मल वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए, बिटवीन 6 टू 6.5 ये प्री डायबिटिक रेंज में आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि शुबा है कि शुगर होने के चांसेस हैं। और जब 6.5 से अबव हो जाता है HbA1c तो फिर उसमें इसका 100% ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस के मुताबिक है। तो पहली बात तो ये है कि HbA1c पे हमें ये एक अंदाज़ा हो जाता है कि शुगर है या नहीं है, और फिर हमें ये तयन करना पड़ता है कि क्या ये टाइप 1 है और टाइप 2 है। सही। तो टाइप 1 में बेसिकली इंसुलिन की टोटल मुकम्मल डेफिशिएंसी होती है, यानी उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं वो इतने प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं इंसुलिन को, और जिसकी वजह से आपको इनिशियली बेसिस पे इंसुलिन पे ही पेशेंट को स्टार्ट करना पड़ता है। जबकि टाइप 1 में, जबकि टाइप 2 में हम इनिशियली बेसिस पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अलॉन्ग विद मेडिसिन पे हम करते हैं तो काफ़ी हद तक होता है, मगर टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट ही होता है। अच्छा, एक बहुत कॉमन चीज़ है कि जो शुगर एक लाइलाज मर्ज है, वो क्योरेबल नहीं है, तो क्या वाकई ऐसा है, ख़त्म हो सकती है एक दफ़ा किसी को हो जाए तो, या बिल्कुल आपको बस उसको मेंटेन ही करना पड़ता है सारी ज़िंदगी? मेंटेनेंस है, ठीक है ना, तो वो होती है शुगर की, ठीक है ना। एक बार जो है वो हो गई तब तो फिर जो है मतलब ना ज़ाहिर मतलब ना है, ठीक है, मेडिसिन पे ही जो है वो कंट्रोल रखेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, मेडिकेशंस हैं, ठीक है, इसी के थ्रू कंट्रोल होगा। अच्छा, जी, ये बात आपका बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक दफ़ा हमें शुगर हो गई तो क्या अब हमें पूरी उम्र ही दवाई खानी पड़ेगी या पूरी उम्र ही इंसुलिन लगाना पड़ेगा? बात यह है कि हमने अभी तक के जितनी रिसर्चेस जितनी हुई हैं और जितनी एडवांसमेंट तेज़ी से हो रही हैं, हम ये समझते हैं कि आगे जाके जिस तरह से हेपेटाइटिस सी का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आ चुका है और काफ़ी हद तक उससे शफायाब काफ़ी पेशेंट्स हो चुके हैं, इसी तरीके से हम देखते हैं कि डायबिटीज़ भी आने वाले वक्तों में मुमकिन है कि इसका मुकम्मल इलाज हो जाएगा। अच्छा, दुनिया जो है डायबिटीज़ को बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रही होती है। अभी तक हमारे यहाँ इशू ये है कि हम अभी वो इंसुलिन लगा रहे हैं, वो पेट में इंजेक्शन लगा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी बहुत ही कलील से इन्फॉर्मेशन है अबाउट दिस डायबिटीज़, उसमें ये कि अब चिप्स वगैरह भी लग रही हैं और डिफरेंट मोड्स आ गए हैं उसको कंट्रोल करने के, उसको चेक करने के लिए भी आपको बार बार हाथ भी प्रिक करना पड़ता है, वो भी एक थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है, उसका भी कुछ सब्स्टिट्यूट आ गया है। हम यहाँ पर पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीज़ों को? बिल्कुल कर रहे हैं। देखें, एक होता है कि चेक करना विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप, आपने प्रिक किया और फिर प्रिक करके आप इसको चेक कर रहे होते हैं, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यूज़ हैं, रैंडम ब्लड शुगर वैल्यूज़ हैं। बट अब चूँकि इस तरह की डिवाइसेस आ गई है जो कि आप उल्टे हाथ के बाजू पे आप ये डिवाइस आपकी अटैच हो जाती है और आपको जब भी अपना शुगर चेक करना हो आप डिवाइस को उसके करीब करते हैं और आपकी शुगर की वैल्यूज़ पता चल जाती है। सही। अच्छा, ये डिवाइसेस है तो बहुत ही कंफर्टेबल, ईजी हैं, बट नो डाउट ये एक्यूरेसी में भी इसमें एज सच इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि ये आम पब्लिक तक बहुत ज़्यादा रसाई इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी ये एक्सपेंसिव है। बट यस, क्योंकि हम उस कंट्रीज़ में आते हैं कि जिसमें अभी भी कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है वो अभी भी लो कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रही हैं।
बट मेन चीज़ जो एक्चुअल है वो सही। ये है कि शुगर का कंट्रोल करना, और शुगर का कंट्रोल किस तरह से होगा वो विद द हेल्प ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन वक्त पर खाना और सही। इसमें गैप नहीं आना। अच्छा, कंट्रोल के हवाले से मजीद भी ज़रा बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए याया, आप कैसे हैं? आपने रिसेंटली भी कहीं सवाल किया था कि आपको भी शायद शुगर प्रॉब्लम हो रहा है, उसी से रिलेटेड पूछेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो डॉक्टर अहमद को सलाम हो। मेरे 2-3 सवाल है। जी। एक तो रमशा सवाल ये है कि आजकल जो है ना डॉक्टर्स क्वालिफाइड जो होते हैं वो तो होते ही हैं, कुछ हकीम भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो टीवी पे भी धड़ल्ले से आते हैं और वो कहते हैं कि 4 दिन में 5 दिन में शुगर का इलाज। ठीक है, हाँ, एक हैदराबाद में हमारे बाबा निकले थे जो पता नहीं क्या एक कोई एक आयुर्वेद की बोतल और उसके साथ पता नहीं कि दे के वो इलाज करते थे, वो फिर गायब हो गए। और यकीन करें कि लोग उसके इतने मुतकीद होते हैं कि ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं और फिर आखिर में नुकसान उठाते हैं। एक तो इस पे मुझे बात करिए कि इनको रोकना कितना जरूरी है और ये कितना नुकसान पहुंचाए। दूसरा सवाल ये ब्रिस्क वॉकिंग जो है उसको क्या डिफाइन करेंगे? डॉक्टर से मुझे पूछा, मैंने वॉकिंग स्टार्ट की है, ब्रिस्क वॉकिंग का आप हमारा कितना क्या पेस होना चाहिए, मुझे क्या, मैं कैसे अंदाजा रखूँ मैं ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि डॉक्टर एक शुगर के अल्टरनेट लोगों ने निकाले हुए, जैसे डाइट फना डाइट ये, लेकिन जो उनके इंग्रेडिएंट होते हैं वो शुगरलेस बनाने के लिए वो क्या नुकसानदेह होते हैं? यानी हमें पता होना चाहिए ना कि उसमें क्या है क्या नहीं है, वो भी नुकसानदेह बात होगा, तो उस बारे में जरा फरमाइएगा। थैंक यू। सही जी डॉक्टर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने एक सवाल किया कि ब्रिस्क वॉकिंग के हवाले से। देखिए, ब्रिस्क वॉकिंग में एक होता है कि रनिंग एंड जॉगिंग, और ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब एग्जैक्टली ये है कि तेज़ तेज़ चलना, और उस तेज़ चलने में आप चाहे जितने भी स्टेप्स ले लें, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मिनिमम जो वॉक होनी चाहिए वो तकरीबन 30 to 40 मिनट। यकीनन आप बीच में गैप भी ले सकते हैं, ब्रेक भी ले सकते हैं, बट 24 आवर्स में जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज़ तेज़ चलना है। अच्छा, ये आप ट्रेडमिल करके भी जो है वो अपना टाइम निकाल सकते हैं बोला रमशा? ट्रेडमिल, जी हाँ, वो कर सकते हैं कि हाँ वो निकाल सकते हैं। उसमें भी एक ये क्राइटेरिया ये है कि इंक्लाइनेशन ना हो, स्मूथ सरफेस हो ग्राउंड, क्योंकि जितना इंक्लाइनेशन की तरफ अगर ट्रेडमिल होगा तो उतना ही ज़्यादा टैकीकार्डिया ज़्यादा डेवलप होगा, यानी हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, तो जितना जल्दी थक सकते हैं। अच्छा, और ये ऑल्टरनेटिव शुगर जो डाइट्स हैं उसके बारे में भी पूछ रहे हैं कि जो आ जाती हैं उसके बारे में, शुगर कंटेंट या ये चीज़ें, या अगर डाइट कैसे ब्रेड है कि हाँ वो ले सकते हैं, ब्राउन राइस है ना वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मतलब ना तो कैंड्रिल हो गया या स्टीविया हो गया कि हाँ वो यूज़ कर सकते हैं कि स्वीटनर्स के तौर पर। अच्छा, एक और चीज़ है कि भी कहा जाता है कि वाइट राइस बिल्कुल आप अवॉइड करें, जी, तो बिल्कुल छोड़ना चाहिए। रोटी चपाती का इशू होता है, तो किस तरह से बैलेंस करना है डाइट में? हम ये कहते हैं कि जो शुगर के हवाले से मेन चीज़ ये है कि जो भी जो क्वांटिटी हो वो मिनिमम हो। बिल्कुल राइस ले सकते हैं, मगर जिस टाइम पे चावल लें तो उस टाइम पे फिर रोटी ना लें। अच्छा, एक साथ दोनों चीज़ें ना लें? एक साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक इंक्रीज होगा इन एनी फॉर्म, तो वो डेफिनेटली शुगर का इंक्रीज होने का बाइस बनेगा। दूसरी बात ये कि आपने एक शुरू में इनिशियली किया था कि डिफरेंट जो जूसेस अवेलेबल हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, यकीन जाने कि ये एक गलत मिसकंसेप्ट है कि जो शुगर फ्री डाइट्स, ये शुगर फ्री जो जितनी भी जो कोल्ड ड्रिंक्स आइटम्स हैं, हम आइडियलिस्टिकली तौर पर ये कह रहे होते हैं कि वो ना पिएं तो बेहतर है, क्योंकि दर हकीकत बात यह है कि अगर आप वही चीज़ अगर आप रॉ फॉर्म में लेंगे, वही फ्रूट अगर आप 24 घंटे में कोई भी एक फल हो और एक दाना हो, और अगर वो जूस की शक्ल में ना हो, तो डैट इज़ एन आइडियल, क्योंकि जूस में क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो शुगर के बाइस का मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ तो अभी यहाया बात कर रहे थे कि जो नीम हकीम होते हैं उनको भी बड़ा जो है ना वो आपके लिए प्रॉब्लम कर देते हैं। अब होता ये है कि जो है ना लोग क्या कर रहे होते हैं, साथ में डॉक्टर की दवाई भी खा रहे हैं, ये जो नीम हकीमों के टोटके हैं, यूट्यूब से कुछ देख लिया वो भी करना शुरू कर दिया, तो क्या ये भी चीज़ में बिगाड़ पैदा करती है? नमशा, मैं इससे आपका जवाब लूंगी, लेकिन एक कॉलर भी है, पहले उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से और क्या पूछना चाहते हैं? इरफान बात कर रहा हूँ बादराबाद से। मुझे ये पूछना था, एक तो मेरी टांगों में जो है मेरी शुगर है, तो जी कहिए। खाने का बड़ा शौक है, तो कहते हैं कि चावल से भी परहेज करना चाहिए, इस बात किस हद तक जरा बता। ठीक है, उनको शुगर है, चावल और वाइट चीज़ों से किस हद तक परहेज करना चाहिए? चावल खाने के शौकीन भी हैं शायद, ये बता रहे थे, तो ये दोनों चीज़ें ऐड कर लीजिएगा आप ना। ठीक है ना, एक पोर्शन होता है,
ठीक है ना, कार्ब्स का, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। 30% जो है वो कार्ब्स ले मतलब ना, ठीक है ना, तो वो लेते हैं डाइट में, ठीक है। फ्रूट्स ऐड करें उसके साथ में, ठीक है ना, तो प्रोटीन्स लें ना, वेजेस लें, ठीक है ना, एक पोर्शन लें, ठीक है ना, कार्ब्स का, वो ठीक। अलाउड है चावल भी। सही। अच्छा, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, जी, हर्बल भी कर रहे हैं, एलोपैथिक भी कर रहे हैं, साथ में कोई टोटका भी कर रहे हैं, ये देखिए, क्या ये किस इतनी तरह से? ज़्यादा, बिल्कुल, ये वो इतनी फक्कियाँ आती हैं, फक्कियाँ भी खा जी, रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं शुगर की वजह से, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पहले वो हर्बल भी साथ चला रहे होते हैं, या कुछ नहीं तो कुछ क्वैक्स होते हैं, वो ऑलरेडी उनकी ट्रीटमेंट को कर रहे होते हैं। इनिशियल बेसिस पे हो सकता है विद द हेल्प ऑफ हर्बल ट्रीटमेंट कुछ वक्ती तौर पे तो शुगर्स हो सकता है कंट्रोल हो जाए, बट बाद के लिए जब जो कॉम्प्लिकेशंस जो स्टार्ट हो जाती है और वो इरिवर्सिबल होती है, मसलन कई मेडिसिन्स की ट्रीटमेंट में स्टीरॉयड बड़ा कॉमनली इन पाउडर फॉर्म इस्तेमाल कर लिया जाता है, हर्बल में भी कई चीज़ जगहों पे ये क्वैक्स अक्सर यही कर रहे होते हैं। तो उसका अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है कि इनिशियल बेसिस पे अगर लेट सपोज कहीं इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे तो आरामी आ जाती है, मगर फिर बाद के लिए प्रॉब्लम इस तरह से होती है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ अल्टीमेटली अगर लेट सपोज वो टैबलेट पे हैं तो वो इंसुलिन पे आना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए प्रॉब्लम हम कहते हैं कि आप अपने जो प्रॉपर डॉक्टर हैं उनसे रिव्यू करें, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट है और अपना रेगुलरली चेकअप ज़रूर करें। दूसरा, मॉनिटरिंग ऑफ द शुगर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी शुगर का तयन उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप डेली बेसिस पे सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना अपनी शुगर चेक करें और खाने के 2 घंटे बाद, चाहे वो दोपहर का खाना हो चाहे रात का, जब आप वो वैल्यूज़ लिखेंगे विद डेट एंड टाइम और डेली बेसिस पे, तो अब आप अपने डॉक्टर से चेक करवा सकते हैं कि ये मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और अब मेरा ये चल रहा है तो मुझे और क्या बेहतर करना चाहिए। लो शुगर की क्या अलामात होती हैं और हाई शुगर्स की क्या अलामात होती हैं? जी, लो शुगर्स जिसे हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, आप यकीन जानिए ये ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया। अच्छा। हाइपोग्लाइसीमिया इसलिए कि बाज़ औक़ात पेशेंट्स दवाई तो अपनी वक्त पर ले लेते हैं, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में या इंसुलिन, मगर अपना जो खाना है वेट कम करने के चक्कर में प्रॉपरली उस टाइम पे मील नहीं लेते, जिसकी वजह से होता ये है कि बॉडी की जो खुद की जो शुगर्स वैल्यूज़ होती है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हाइपोग्लाइसीमिया होता है। और उसके कुछ अलामात हैं जिसमें कपकपाहट होना, घबराहट का होना, ठंडे पसीने आना और बेहोशी भी तारी होना, ये सब वो अलामात हैं जिसकी वजह से फौरी बेसिस पे शुगर चेक किया जाए। और कोई कुछ भी मीठा हो जैसे कि टॉफ़ी है या कोई भी आपके करीब कोई भी जूस है तो उस टाइम पे चॉकलेट है, डेट्स हैं, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई शुगर के हवाले से भी बताइएगा, लेकिन पहले एक कॉलर है उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी अर्शद बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मोहम्मद अर्शद बात कर रहा हूँ रहीमनगर से। जी अरशद साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका? शुगर के बारे में पूछ रहा हूँ जी। मेरा सवाल है कि पाँव में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, तो शुगर है, दर्द होता है जोड़ों में, पाँव में दर्द होता है। मैंने बोला आप मेडिसिन बता दें। जी, अच्छा जी, शुगर है ऑलरेडी आपको अरशद साहब? बता दें मुझे। शुगर है जी, शायद। और अच्छा इसके देखिए, पाँव में अगर दर्द शुगर है ऑलरेडी और इसमें पाँव में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है या थकन है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी शुगर ज़रूर चेक करके ये देखना चाहिए कि कहीं हायर वैल्यूज़ पे तो नहीं है, बढ़ी हुई तो नहीं है। अगर शुगर कंट्रोल हो जाएगी तो जिस्म में जो थकावट है या बॉडी में जितना भी एक पेन है वो कम हो सकता है अगर शुगर कंट्रोल हो जाए। होता ये है कि जितना ज़्यादा, क्योंकि पॉलीयूरिया होता है जिसमें बार बार यूरिनेशन का आना, पेशाब का बार बार आना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और अल्टीमेटली बॉडी बिल्कुल ही थकावट का शिकार हो जाती है, लेथार्जिक हो जाती है। सही। हाई शुगर्स की क्या अलामात होती हैं और उसमें आपको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? हाई शुगर्स के लिए मतलब ना, ठीक है ना, अगर तो हम देखें ना जो है कि पेशेंट यूजुअली जो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, वर्टाइगो के साथ चक्कर का मतलब ना, ठीक है ना, तो वो महसूस जो है वो होते हैं उसके साथ, ठीक है ना, या वोमिटिंग्स के साथ जो है वो आते हैं ना, पेट के दर्द के साथ आते हैं।
अच्छा, वॉमिटिंग और जो पेट का दर्द है ये तो सिवियर कंडीशन में होता होगा डॉक्टर साहब? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर जो है ठीक है ना फर्स्ट प्रेजेंट होती है जो है ठीक है ना DKA जो हम कहते हैं ठीक है, तो उसमें यूजुअली जो है ठीक है ना तो यूं प्रेजेंट होता है कि वो मीटिंग्स के साथ आ रहा है पेशेंट जी। हाँ, तो ऐसा है कि टाइप 1 हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, दोनों सूरतों में अगर शुगर किसी वजह से बढ़ी हुई है तो जिस तरह मैंने बताया कि एक तो थकावट महसूस होती है, इसके साथ साथ कुछ अलामतें होती हैं जिसमें यूरिनेशन का बार बार आना, यानी पेशाब के लिए बार बार आपको उठ के जाना, नंबर 1। रात में बार बार नींद ख़राब होना इसी वजह से, नंबर 2 के वज़न बहुत तेज़ी से गिरने शुरू हो जाना हाई में। जी, हाई में। और तीसरी बात यह है कि प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, जैसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं। जब ये कुछ अलामतें हों और साथ में पाँव में जलन होना, बर्निंग सेंसेशन जैसे न्यूरोपैथी भी कहलाते हैं, तो जब ये कुछ अलामतें ज़ाहिर होने शुरू हो जाएं या जिनको ऑलरेडी शुगर है और ये हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है और आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए। जहाँ तक नौजिया और वॉमिटिंग का ताल्लुक है, उसमें भी हमें ये देखना है कि आया ये शुगर लोअर साइड पे हाइपोग्लाइसीमिया है या ये शुगर हायर साइड पे है यानी हाइपरग्लाइसीमिया है। अगर तो ये लोअर साइड पे है तो इसका मतलब है कि चक्कर भी आ रहे होंगे, फौरी बेसिस पे आपको कुछ मीठा खिला देना है ताकि वक्ती तौर के लिए वो जो शुगर्स हैं वो नॉर्मल रेंज में आ जाएं, यानी तकरीबन 110 से ऊपर आ जाए, एक अंदाजे के मुताबिक 90 to 120 के दरमियान आ जाए तो इसका मतलब आप सेफ जोन में आ गए हैं। अगर तो वो 80 या उससे बिलो होती है तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा, बैलेंस कैसे रखना है अपनी शुगर को, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और साथ साथ ये कि ये जो बहुत ज़्यादा लोगों में हम देख रहे थे ना कि खौफ पैदा हो जाता है कि जैसे ही पता चलता है कि शुगर हो गई है तो डर भी बहुत ज़्यादा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो कैसे उसका सामना करना है, क्योंकि एक वही वाली बात है कि आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा आप बन जाती है शुगर और आपको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, अपनी डाइट को चेंज करना पड़ता है। तो वो सब कुछ कैसे होगा, इस पर भी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। टाइम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है कि शुगर को कंट्रोल कैसे करना है। एक और चीज़ ये कि इंसुलिन का क्या कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद है, क्योंकि एक मुझे ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है आपको मुस्तकिल इंसुलिन, और फिर ये यंगस्टर्स में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फिर पोस्ट प्रेगनेंसी शुगर्स जो हैं वो भी लीड कर दी हैं टुवर्ड्स शुगर्स। तो इस हवाले से भी डॉक्टर साहब प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जी, ऐसा है कि जो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुके हैं और जो एडमिटेड हैं तो उनमें तो हम कोशिश यही करते हैं कि इंसुलिन पे ही रखें। रेगुलर इंसुलिन होती है और उसमें हम स्लाइडिंग स्केल चार्ट बना लेते हैं। पहले ये देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं कि शुगर वैल्यूज़ कितनी जा रही है और फिर उसके मुताबिक कर रहे होते हैं। अब जो पेशेंट ऑलरेडी इंसुलिन पे हैं, ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी जो एडमिटेड पेशेंट्स है जो इंसुलिन पे हैं और बाद में जब इनको डिस्चार्ज किया जाता है तो वो टैबलेट्स पे आते हैं, तो उनके जहन में कंसेप्ट ये होता है हमने पहले इंसुलिन लगा लिया अब हमें इंसुलिन ही लगेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। मगर जिन पेशेंट हजरात को डॉक्टर ने या डायबिटोलॉजिस्ट ने आपके अगर इंसुलिन पे स्टार्ट कर दिया है एट होम, तो फिर इंसुलिन लगाना आपको ज़रूरी है और उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि इंसुलिन के साथ साथ डायबिटिक मेडिसिन्स भी ऐड ऑन की जाती हैं ताकि उसको बेहतर तौर पे। और अब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी मेडिसिन्स भी आ चुकी हैं जो कि कार्डियक के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्डियक फ्रेंडली भी हैं, वो किडनीज़ को भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, साथ में वेट रिडक्शन में भी थोड़ा सा हेल्प करती हैं किसी हद तक, और शुगर को काफ़ी हद तक बेहतर करती हैं। अच्छा, क्या ये जो शुगर की दवाइयाँ खाना है ये आपके गुर्दे और ये जो दीगर ऑर्गन्स है उनको भी मुतासर करता है? जैसे पेन किलर्स भी कहते हैं बहुत ज़्यादा का इस्तेमाल ना करने, क्योंकि मुस्तकिल आप खा रहे होते हैं दवाइयाँ। अब नहीं ना, वो नहीं करती, मुतासर जो है वो नहीं करती। लेकिन ठीक है, अगर डायबिटीज़ है किसी को, ठीक है ना, और मतलब ना ठीक है ना, तो और किडनीज़ को वो जो है ठीक है ना, तो अफेक्ट जो है कि पड़ चुका है, तो कुछ मेडिसिन जो है कि मतलब ना तो है वो ऐसी, मतलब ना तो ऐसी जो है वो है, ठीक है ना, मतलब ना जैसे जो है मतलब ना वो है मेटफॉर्मिन मेडिसिन है, ठीक है ना, वो हम रोकते हैं, ठीक है कि हाँ अफेक्ट करती है। ऐसा है कि जी, जी हाँ।
तो उसमें ऐसा है कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, जब वैसे तो काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो गुर्दों को मुतासर कर सकती हैं, क्योंकि या तो वो मेटाबोलाइज होती हैं लिवर से, जिगर से, या वो किडनी से। बट उसके लिए ये भी हमें देखना ज़रूरी होता है कि क्या किडनी फंक्शन प्रॉपरली है, वो प्रॉपर काम कर रही है। अगर तो लेट सपोज किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी भी वजह से, तो और उसका क्रेटिनिन ऑलरेडी रेज्ड है, तो फिर ऐसी सूरत में हम प्रेफर करते हैं कि इंसुलिन पे रखें। मगर जैसे मेटफॉर्मिन है वो बहुत अच्छी मेडिसिन कहलाती है, और ये केमिकल नेम मैं बता रहा हूँ डिफरेंट नेम से मार्केट में अवेलेबल हैं। और ये मेटफॉर्मिन इनिशियल बेसिस पे जब हम शुरू में स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो किडनी से भी बहुत बेहतर होती हैं, किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल बॉडी के। और हम इनिशियल बेसिस पे किसी को शुगर होती है तो हम इसी से ही स्टार्ट करते हैं। मगर बाज़ औक़ात ये होता है कि मेटफॉर्मिन लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम पीरियड तक वो इनटॉलरेबिलिटी का पेशेंट शिकार हो जाता है, नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है। तो अभी आपने जो बीच में जिस तरह सवाल किया था नौजिया वॉमिटिंग का, कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं कि जो क्रिएट करती हैं नौजिया, वॉमिटिंग, पेट का ख़राब होना अक्सर। और चूँकि शुगर भी, तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करके उस मेडिसिन को तब्दील ज़रूर करवा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये कि बेबी शुगर्स जो हैं वो किस हद तक जो है वो ख़तरनाक होती हैं, नहीं होती हैं, उस वक्त उसको क्योर करना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसको ईजी ले रहे होते हैं और फिर वो परमानेंट शुगर की तरफ भी चली जाती है। तो ये क्या मामला होते हैं डॉक्टर साहब, और उसमें कितना इसका ख्याल करना ज़रूरी है? एक तो पहली बात ये कि गेस्टेशनल डायबिटीज़, जैसे इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का हो जाना, और उस दौरान अगर मदर को पहले यानी शुगर नहीं थी और प्रेगनेंसी के दौरान अगर हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका डॉक्टर होगा वो आपको विद द हेल्प ऑफ टैबलेट, और जब आप ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम जब होगा या पोस्ट डिलीवरी तक आपको इंसुलिन पे रखेंगे। इसके जब आप डिस्चार्ज होने के बाद बेबी का भी और साथ में मदर का भी आपको दोनों का देखना होगा कि उसकी शुगर की वैल्यूज़ क्या है। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के हद तक रहती है, फिर बाद में वो शुगर वैल्यूज़ नॉर्मल हो जाती हैं। तो इसका दर हकीकत मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी उम्र शुगर की मेडिसिन लेना है। तो मेन चीज़ ये है कि डायग्नोज क्या डायबिटीज़ है भी या नहीं है। अगर तो डायबिटीज़ सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक है कि जब मदर प्रेग्नेंट है तो उस दौरान तो वो ट्रीटमेंट चलेगी, फिर बाद में उसको मॉनिटर। मगर मेन चीज़ फिर वापस वही बात आ जाती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आपको अपनी तर्ज ज़िंदगी इस तरह रखनी है कि वो हर एतबार से परफेक्ट हो। वो वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ना बाइस शुगर का बाइस एक बनता है, और वो किस वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही वेट इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो जब आपका वेट इंक्रीज़ हो रहा होता है और जब प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद फिर आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल, ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जो कि बेबी के लिए भी और मदर के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो और मज़ीद शुगर की पेचीदगियाँ ना हो। सही। एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और क्या सवाल है? जी, मेरा नाम आसिफ है और मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि मेरी शुगर कंट्रोल बहुत कम हो जाती है और मेडिकेशन भी जारी है मेरी, लेकिन हाथ पाँव सुन्न हो रहे होते हैं और हाथ पाँव में सुइयां चुभ रही होती हैं और इसकी वजह से ना लिथार्जिक, सुस्ती, काहली ये बहुत ज्यादा महसूस होती है। सही। और बेरगबती हो जाती है, कमजोरी बहुत फील होती है। अच्छा जी, इसमें मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है कि आपकी जो शुगर किस टाइम पे लो हो जाती है, आप कब किस टाइम पे चेक करते हैं? लो नहीं होती है, हाई होती है। हाई होती है। तो आपकी जितनी भी अलामात हैं यानी वो हाई की तरफ हैं, क्योंकि आपको पैरों में सनसनाहट महसूस हो रही है, इसका मतलब डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो चुकी है। तो ये भी एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की एक अलामत है। मगर ये इजीली चलता हूँ ना, चलता हूँ तो यूँ लगता है जैसे किसी रेत के ऊपर चल रहा हूँ। जी जी, इस तरह जैसे चूंटियाँ महसूस हो रही हैं पैर में। तो इस चीज़ से बेहतर यही है कि सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपने ट्रीटमेंट के जो मॉड्यूल है उसको रिवाइज़ करवाएं, ताकि वो जो आप ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं वो उसकी डोज में इस तरह एडजस्टमेंट किया जा सके ताकि जो कॉम्प्लिकेशन जो डेवलप हो रही है, जिसमें पैरों के सनसनाहट का होना और जिस्म में ताकत नहीं होना, थकावट का होना, वो सब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, ये जो पैरों से रिलेटेड इश्यूज हैं, सनसनाहट रहे जैसे, ये डायबिटिक फूड क्या होता है और इसमें क्या जो है ना प्रिकॉशंस और मेजर्स लेने हैं? अब देखें, डायबिटीज़ के अगर अब शुगर के हवाले से हमें सब चीज़ें, तो एक चीज़ के हमें पेचीदगियाँ भी पता होनी चाहिए कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो डायबिटीज़ में मैक्रो एंड माइक्रो वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती है, यानी
ब्लड वेसल्स के लेवल पे डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है, पेचीदगियाँ क्रिएट करती हैं, और उसमें नसों का इन्वॉल्व हो जाना जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं, कि यानी पैर में इनिशियल बेसिस पे आपको सुन्न होने शुरू हो जाएंगे, या इस तरह लगेगा कि जैसे कोई आपके पैर में कोई आंट्स या चूटियाँ आपके चल रही हैं वगैरह। तो इसका मतलब है नर्व्स की एग्रेसिव एक्टिविटी हो जाना, और फिर बाद में आहिस्ते आहिस्ते जाके बिल्कुल सुनपन ख़त्म हो जाना। इस हद तक के शुगर्स इस कदर अनकंट्रोल रहती हैं कि बाद में फिर आपको अपनी पैर के नीचे चप्पल पहने हैं या फुटवेयर कुछ भी पहने या ज़मीन है वो महसूस नहीं होती। तो हमारे पास पेशेंट अक्सर इस तरह प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि पैर में ज़ख़म हो गया। वो इस वजह से कि कुछ लोग जैसे मस्जिद में जाते हैं तो वो चप्पल पहनना भूल गए क्योंकि उनको ज़मीन ही महसूस नहीं हो रही। तो जब वो वापस घर पर आते हैं तो वो इन्फेक्टेड हो चुका होता है, वूंड होता है, पस डेवलप हो जाता है। तो शुगर के बढ़ने की वजह से न्यूरोपैथी इनिशियली अलामत है, और फिर बाद में वो कॉम्प्लिकेशंस पस्ट्यूल फॉर्म में यानी पस उसमें होने शुरू हो जाता है, और वो फिर एंटीबायोटिक की तरफ मामला जाता है। इसी तरीके से जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस है वो आँखों की बीनाई के मामले के हवाले से हैं, जिसमें इनिशियल बेसिस पे बीनाई की कमज़ोरी में ये होता है कि विज़न का कम हो जाना, नज़र कम आना, और फिर आहिस्ते आहिस्ते कैटरैक्ट है, मोतिया है, वो जल्दी डेवलप हो जाना। डायबिटीज़ के केसेस में हर किसी को ये होता है बट एक पर्टिकुलर एज पे, मगर डायबिटीज़ के केस में ये जल्दी हो जाता है। इसी तरीके से डायबिटीज़ में एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है रेटाइनोपैथी, कि आँख की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है रेटाइना, उसके डिटैचमेंट हो जाती है, वो अपनी जगह छोड़ देता है, तो उसकी वजह से परमानेंटली ब्लाइंडनेस हो जाती है, बीनाई चली जाती है, और ये भी एक अलामत है। अच्छा, अब ये जो है सिवियर चीज़ें हैं सारी ना, ये कंट्रोलेबल हैं कि नहीं है, इन पे भी बात करेंगे, और कैसे जो है ना, क्योंकि ये अगर हो जाए तो एक दफ़ा फिर ये जाहिर सी बात है इसका इलाज बहुत मुश्किल है। तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक इन द शो। एक और सवाल है डॉक्टर साहब, ये कि डायबिटिक फुट से जो है ना वो पाँव पर जख्म होता है, जैसे आपने भी बताया कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता, और केयर नहीं करो तो इन्फेक्टेड एरिया जो है वो उसको काटना भी पड़ता है। और एक और चीज़ इसमें ऐड कर लीजिएगा कि जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं उनके जो ज़ख्म है वो बहुत ज़्यादा जल्दी भरते भी नहीं है। तो और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला हो जाए, चोट लग जाए, ज़ख्म हो जाए, तो उसको कैसे क्योर करना है, दोनों चीज़ों को ऐड कर दीजिएगा। देखें, जिस तरह मैंने आपको इनिशियल बेसिस पे बताया था कि शुगर की बढ़ने की वजह से जब आसाब की कमज़ोरी हो जाती है, यानी नर्व्स की सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, साथ में वेसल्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आप जहन में एक पेशेंट के और तमाम रिश्तेदारों की ये होना चाहिए कि अगर शुगर अनकंट्रोल रही तो आगे जाके जो पेचीदगियों के बायस जो बनेंगी वो आसाब की कमज़ोरी, और उन आसाब की कमज़ोरी में इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, यानी आपको एक दूसरे पेशेंट के मुकाबले में इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब जब एक पेशेंट को डायबिटिक फुट इन्फेक्शन हो गया, ये इतना कॉमन है कि इनिशियल बेसिस पे हम इसको डायग्नोज नहीं कर पाते, या आप अपने डॉक्टर से शेयर नहीं करते कि पैरों में सनसनाहट होती है, तो ये बायस बनता है फुट इन्फेक्शन की तरह। एक दफ़ा फुट इन्फेक्शन हो गया तो डेफिनेटली हीलिंग प्रोसेस एक पेशेंट का डायबिटीज़ के केसेस में डिले होता है बनस्बतन एक नॉर्मल के, और उस हीलिंग प्रोसेस के लिए अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद बेहतरी हो, उसके लिए फ़र्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि शुगर आपकी नॉर्मल रेंज के मुताबिक हो हर सूरत में। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी मील स्किप कर दें, आप अपना खाना छोड़ दें, नहीं, पोर्शंस में आप मील लें, मगर जो इनटेक है वो क्वांटिटी एक तो कम हो, मीठी चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें, नो कोल्ड ड्रिंक्स, कोई ड्रिंक्स आइटम्स वगैरह ना हो, ठीक है, और घी चिकनाहट वाली चीज़ों से मुकम्मल, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। और जिस तरह ये इन्फेक्शन जब डेवलप होता है तो एक चीज़ जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि अगर ये बार बार हो रहा है तो इसका मतलब ये शुगर लेवल्स राइज़ हो रही हैं, और इसका मतलब ये है कि ये अब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो उसकी पैरों की प्रॉपर फुट स्पेशलिस्ट से सफाई करवाना, उसको एंटीबायोटिक प्रॉपरली जो डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना, उसकी ड्रेसिंग प्रॉपरली करना ताकि वो ज़ख़म मज़ीद ना फैले। जब वेसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो एक बात बड़ा क्लियर कट है कि ये इस हद तक पहुंच सकता है कि वो एरिया डेड हो जाता है, और हमें फिर उसको काटने की नौबत भी आ सकती है, जैसे हम एम्पुटेशन ऑफ द फुट भी कहते हैं, और लेग तक भी बात आ जाती है। तो हमारा एक स्लोगन भी डायबिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सेव द फुट, और ये पूरी दुनिया में ये इसलिए ये स्लोगन एक मशहूर किया गया
कि हर पेशेंट को अपने फुट अवेयरनेस की वजह से ये एक मालूम हो कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो मैं इससे बचा रहा हूँ। सही। इसी वजह से हमने ये देखा है कि जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस होते हैं, जो दिन में 5 वक्त वज़ू करते हैं, उनमें हमने देखा है कि फुट इन्फेक्शन के होने के चांसेस जो उनको ऑलरेडी डायबिटीज वो कम है, क्योंकि वो अपने फुट का हर वक्त ख्याल रखते हैं। साफ सुथरा रहना बहुत अच्छा। यंगस्टर्स के अंदर भी क्या मोटापे की वजह से हो रहा है, या हमारा जो फूड इंटेक है वो उस तरह का है? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना 20-25 साल की उम्र के लोगों से ही जो है वो डायबिटीज हो रही है, बच्चों में भी है इनफैक्ट। कि हाँ मोटापा ठीक है, ठीक है क्या ना, लाइफ स्टाइल जो हम बार बार जो है ठीक है ना, तो कह रहे हैं ठीक है ना, तो वो मेन चीज़ है। क्योंकि जो है ठीक है ना, अगर तो हम देखें ना ठीक है ना, तो आजकल जो बच्चे हैं उनकी लाइफ क्या है ना, फ़ोन पे रहना ना, गेम्स खेलना, और मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। हाँ, फिजिकल जो है एक्टिविटी है ना वो नहीं है ना आजकल के बच्चों में ना, जो मेन कॉज है इसकी डायबिटीज़ के लिए। जीन्स में भी जो है ठीक है ना, अगर जो है ठीक है ना, मतलब डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो वो होती ही है बेसिकली बच्चों अच्छा, में। अब जैसे रमशा बात करें जीन्स में या हेरिडिटरी जो लोग जो है इनटेक करते हैं बच्चों में ख़ास तौर पे, तो और बहुत यंग बच्चों को भी हमने देखा कि इंसुलिन्स लग रहे होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए क्या होता है? वो सारी ज़िंदगी उनके साथ फिर ये रहता है, या वो मेडिसिन से क्योरेबल होती है जेनेटिक जो है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, इसमें तो जब हम ये कहते हैं कि अगर एक दफ़ा उसको शुगर इनिशियल बेसिस पे डायग्नोज हो गई है और इस हद तक है कि पेशेंट कभी कभार बेहोश भी हो जाता है और एक दफ़ा वो आईसीयू में एडमिट भी हो चुका है, तो ये अलार्मिंग साइन है। तो इसका मतलब ये है कि ये उसको डीके हुआ है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और उसकी वजह से वो टाइप 1 की वजह से इनिशियल बेसिस पे पेशेंट को खुद को और पेरेंट्स को काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको काउंसिल भी प्रॉपरली कर सकें कि ये शुगर है, इससे घबराने की बात नहीं है, आपके लिए ही फ़ायदा है। ये काउंसलिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है तक, क्योंकि जब बच्चा एक दफ़ा जहन में ये बिठा लेता है कि जी मुझे इनसे ज़रूरी है, मुझे शुगर को कंट्रोल करना है, तो वो पूरी उम्र लगानी तो पड़ती है, मगर उसके साथ साथ उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ भी फोकस करना, और छोटी छोटी चीज़ में तमाम लोग घर के जो भी फ़र्द हैं वो इस चीज़ पे बहाना ढूंढे कि उन्हें वॉक करना है, फिजिकल एक्टिविटी खुद से करनी है। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हवाले से मजीद भी बात होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सारे डिस्कशन में कि जब आप क्योंकि दवा तो आप खा ही रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये क्योरेबल इस तरह से है कि आप अपनी जो वही वाली बात है कि लाइफस्टाइल है, रहन सहन का तरीका है, उसमें चेंज लाएंगे तो जल्दी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे। क्या चेंजेस आपने लेकर आने, ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो डॉक्टर साहब से क्विकली जान लेते हैं कि कैसे आपने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है और शुगर को अपनी कंट्रोल करना है, और अपना जो वज़न है उसको कम रखते हुए जो है वो आपको हेल्प कर सकती है डायबिटीज़ में। जी, मेन चीज़ ये है कि आपका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, वो आपका अंडर नॉर्मल रेंज हो, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन एहतियाती तदाबीर पे फॉलो करना कि आपका वेट इंक्रीज़ भी ना हो, और आप डेली बेसिस पे वॉक करें कम से कम 40 मिनट, और साथ साथ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का डेली बेसिस पे, जंक फूड से टोटल अवॉइड करना। हमारे यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन अगर डायबिटीज़ का रुझान है तो वो एक मेन वजह यह है कि बाहर के रीफ्राइड आइटम्स को बहुत कॉमनली यूज़ करना, और फिर फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करने के बजाय कोल्ड ड्रिंक्स पे एतबार करना, और हर ओकेजन्स पे वो ड्रिंक्स का इस्तेमाल। तो ये जो बेकरी आइटम्स हैं और इन चीज़ों को अवॉइड करना, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मैक्सिमम इस्तेमाल करना, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, सुबह जल्दी उठना, और डेली बेसिस पे छोटी छोटी चीज़ों में एक बहाना ढूंढना कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, ये कई पेचीदगियों से बचा जा सकता है। और अपने लास्ट में आखिरी मैसेज यही है कि अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन्स को अपनी टाइमली और रेगुलरली लें, और उनको फॉलोअप भी रेगुलरली करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग इन द शो, और आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को बताया। बात वही है कि आप जो है ना चीज़ों को अप्लाई करें और समझने की कोशिश करें कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से, और ख़ास तौर पे
जो आप सवाल करते हैं, पूछते हैं लोग, लेकिन ऐसे मेडिसिन नहीं ले सकते, ऐसे कोई टोटका भी नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर चेकअप करना और अपनी बॉडी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रमशा, आपने वक्त दिया, आपकी आमद और वक्त का भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। रमशा कमर और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।